स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कहना है एज लाइक एन ऑर्गेनिज्म विच हैव देयर डिफरेंट parts and each parts have assigned a different role and their collaborative work makes the हम्म an organism functions well. तो सेम कंडीशन सर सोसाइटी में भी अप्रोच होता है सर. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर सोसाइटीज के लाइक इंस्टीट्यूशंस में फैमिली हो गए, कास्ट हो गया सर, और लाइक हम्म रिलीजन हो गया या इकोनॉमी हो गया. तो ये हम्म सारी चीजों का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है और ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते एक साथ काम करते हैं. इसी की वजह से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोसाइटी रन करता है सर. So how caste system, the study of caste system is fitted in this structural functionalist approach? लाइक सर डिवीजन लाइक सर ऑक्यूपेशन, अगर हम ये ऑक्यूपेशन बेसिस पे ले सर, तो हम्म वर्ण डिवीजन का अगर हम सिस्टम ले लाइक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम्म तो सर हम्म ऑक्यूपेशनल डिवीजन में हर दूसरे का एक दूसरे के प्रति इंटरडिपेंडेंसी है. लाइक अगर हम वर्ण सिस्टम में अगर जजमानी सिस्टम को अगर हम इसमें एलाबोरेट करें सर, तो हम्म जजमानी सिस्टम में अगर जैसे जो ये होते हैं जो अपर कास्ट जो यजमांस होते हैं लाइक सर, हम्म तो हम्म दे हैव द ओनरशिप ओवर लैंड एंड मटेरियल रिसोर्सेज सर. तो हम्म और जो लोअर कास्ट होते हैं दे सर्व टू दैट डोमिनेंट कास्ट सर, लाइक जजमानी ठीक है कास्ट ठीक सर. है ठीक है ठीक है तो उससे क्या होता है सर कि जो डोमिनेंट कास्ट है उनका लाइवलीहुड भी इंश्योर हो रहा है, मतलब सॉरी जो लोअर कास्ट है उनका लाइवलीहुड इंश्योर हो रहा है उनको हम्म पैटर्नोज है उनके प्रति सर्विस प्रोवाइड करके, और जो डोमिनेंट कास्ट है वो उनसे सर्विस लेके अपनी भी चीजों को अपने वर्क को लोअर डाउन कर रहे हैं सर. तो दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है सर. ठीक है ठीक है. फिर डोमिनेंट कास्ट पे अगर लगाना चाहें तो? एक मिनट सर. और कोई सर राहुल अगर आपको डोमिनेंट, लगाना हो, मयंक आपको लगाना हो, मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है इसकी. पहले हम लोग एकदम उससे शुरू करते हैं, फिर आपको सारा क्वेश्चन पता ही लग जाएगा. सर डोमिनेंट कास्ट के भी कंडीशन में तो सर यही चीज होगा ना. डोमिनेंट कास्ट तो वही होते हैं जिनके पास लैंड ओनरशिप होता है, दे आर लार्ज इन पॉपुलेशन एंड दे आर पॉलिटिकली डोमिनेंट इन दैट पर्टिकुलर नहीं तो एरिया. जैसे उसमें आपने कास्ट पे बताया कि इट हैज़ द फंक्शन ऑफ द, मतलब जो कास्ट में है दैट इज़ द वर्ना डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ लेबर काइंड ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ द यस सर. सोसाइटी, वो आपने लगाया. सो व्हाट काइंड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म विल अप्लाई ऑन द डोमिनेंट कास्ट? सर सेम डिवीजन ऑफ लेबर सर हो सकता है लाइक सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए सर. नहीं नहीं, और कोई मतलब इसका मैं कोर प्रिंसिपल आपको बताता हूँ, लिखना चाहना तो आप लिख लेना. मतलब जैसे हर चीज़ का प्रिंसिपल होगा ना, मतलब स्ट्रक्चर फंक्शन इसका क्या मतलब क्या है. तो वॉटेवर, मतलब इसमें आपको पता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट कौन कौन है. ऐसे दरखाइम है, उसकी भी अप्रोच क्या यस है, सर. स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट है. पार्सन्स है, मर्टन है, इन लोगों का सबका वही है. तो एम एन श्रीनिवास का भी वैसा ही है. ठीक है. बस ही हैज़ अप्लाइड दोज कॉन्सेप्ट टू एनालाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कास्ट किनशिप इन द इंडियन सोसाइटी, इतना ही किया उसने. ठीक है. तो यस प्रिंसिपल जो सर. होते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म के, वो क्या है कि दे आर सीइंग सोसाइटी एज अ सिस्टम. ठीक है. सोसाइटी को ये यस सर. लोग क्या देख रहे हैं, एज अ सिस्टम देख रहे हैं. ठीक है. तो एक पार्ट ये है कि सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वैल्यूज़ हैं या कुछ भी है, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, किनशिप, जो भी आपको दिखता है आपके सिलेबस में, दो यस सोसाइटी सर. दे आर सीइंग दो सोसाइटल एस्पेक्ट एज अ सिस्टम. तो पहला प्रिंसिपल इनका ये होता है कि दे आर सीइंग सोसाइटी एज अ सिस्टम. ठीक है. तो यस सर. सोसाइटी एज अ सिस्टम समझ में आ गया. सोसाइटी एज अ सिस्टम ये लोग देखेंगे किसी भी चीज़ को. ठीक है. दूसरा फोकस इनका क्या होगा, लिख लिया, लिखना चाहें तो आप लिख लेना. दूसरा फोकस क्या होगा, फंक्शनैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स. जो भी सोसाइटी एज सिस्टम ये देख रहे हैं, उस सिस्टम में देयर आर वेरियस, मतलब वेरियस स्ट्रक्चर्स. सो दे आर फोकसिंग ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स. तभी आप लगा पाओगे ऑन द डोमिनेंट कास्ट, तभी आप लगा पाओगे हर कॉन्सेप्ट पे जो भी है. जैसे जब विलेज स्टडीज़ का क्वेश्चन आएगा पेपर 2 में, देन यू हैव टू थिंक फ्रॉम यस द सर. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच एज वेल. तो आपको प्रिंसिपल नहीं पता होंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू राइट द लाइन. ठीक है. तो आप लिख नहीं पाओगे. जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा डोमिनेंट कास्ट वगैरह पे अप्लाई करके, तो आपको आइडिया लगेगा. सो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म का पहला पार्ट क्या है कि सोसाइटी एज अ सिस्टम. ठीक है. कि दे आर व्यूइंग सोसाइटी एज अ सिस्टम. सोसाइटी में सब कुछ है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, जो भी आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो. सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर.
स्ट्रक्चर जो भी है उसका फंक्शन होना चाहिए कुछ कुछ। ठीक है, सो दे आर सेइंग दैट वॉट एवर द सोसाइटी एज सिस्टम एंड वॉट एवर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, कि उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है विच दे आर विच दे आर सर्विंग एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, सोसाइटी एज अ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए दोज पार्ट्स आर डूइंग सम फंक्शंस, दोज स्ट्रक्चर्स आर डूइंग सम फंक्शन। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट ये हो गए। तीसरा इसका अप्रोच मतलब इसका वो क्या होता है, प्रिंसिपल इज अ सोशल इक्विलियम। सोशल ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फोकस किस पे रहेगा कि द सिस्टम इज स्ट्राइविंग फॉर द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपका कुछ भी आ जाए, ये तीन चार चीज आपको पता, वैल्यू कंसेंसस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, कि देयर आर शेयर्ड सर वैल्यूज नॉर्म्स। हाँ, सर ये लास्ट वाला जो दो था एक बार उसको रिपीट कर दीजिए सर, लाइक सोशल फंक्शन इक्विलिब्रियम, फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी ऑफ यस द सर। स्ट्रक्चर। तो पहला क्या हुआ, यस सर। सोसाइटी ऑफ द सिस्टम, दे विल सी सोसाइटी एज अ सिस्टम। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ यस द सर। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, यस सर। तीसरा प्रिंसिपल क्या है इसका, सोशल इक्विलिब्रियम। दे विल थिंक एज अ सिस्टम, दे विल सी द सिस्टम टू स्ट्राइव फॉर द बैलेंस और स्टेबिलिटी ऑफ द होल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पूरा सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, इस पे इनका फोकस रहेगा। अदर थिंग इज द वैल्यू कंसेंसस। ठीक है, द अदर प्रिंसिपल इज द वैल्यू कंसेंसस। तो दे विल फोकस ऑन द वॉट एवर द वैल्यूज, वॉट एवर द नॉर्म्स इन द सोसाइटी विच कैन बाइंड द सोसाइटी टूगेदर, उस पे इनका फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कंसेंसस पे इनका फोकस रहेगा। ठीक है, एंड यस दे सर। विल सीज द सोशल चेंज एज द इवोल्यूशनरी चेंज। इवोल्यूशन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वॉट एवर द सोशल चेंज विल हैपन, इट विल बी ग्रेजुअल, it will be kind of in the evolutionary manner, it is not a revolutionary change। तो ये पांच चार पांच प्रिंसिपल हैं जिस पे ये लोग फोकस करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। जो भी आपका मर्टन पे आप सोचो तो वो भी वही करेगा, पार्सन भी वही करेगा, सब लोग वही करेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप सोचो कि इस 5 पे इफ वी आर स्टडीइंग द कास्ट, कास्ट तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है शायद यही वाला क्वेश्चन है ना, कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच आपको लगानी है उसमें। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑन द कास्ट, देन कास्ट एज अ फंक्शनल यूनिट, आपको क्या लगता है कास्ट एज अ फंक्शनल यूनिट सोसाइटी की तरह ये देखेंगे तो कास्ट एज अ फंक्शनल यूनिट आप देखोगे तो इट इज सर्विंग लॉट ऑफ फंक्शंस। सो वन इज द डिवीजन ऑफ लेबर विच यू आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसके बेसिस पे। ठीक है, बिकॉज दैट टास्क आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिविजन्स ऑफ द कास्ट इन द रूरल विलेज सोसाइटी, ऐसा आप बोल सकते हो कि डिवीजन ऑफ लेबर इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इट। ठीक है, सिमिलरली कास्ट कैन सर्व एज द इकोनॉमिक फंक्शन एज वेल। मतलब यस सर। इकोनॉमिक फंक्शन भी बहुत सारे कास्ट के हैं। हु इज गोइंग टू, मतलब कौन कास्ट में है ना कि भाई वैश्य जो होंगे वही वो करेंगे, मतलब दे आर डूइंग द एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एक्टिविटी अदर थिंग्स। तो इकोनॉमिक फंक्शन भी कास्ट देखता है इंडियन सोसाइटीज में। ठीक है, कास्ट ऑल्सो ड्राइव द सोशल फंक्शंस एज वेल इन द सोसाइटी। यस बहुत सर। सारे सोशल फंक्शंस आर अटैच्ड विद द कास्ट सिस्टम। सिमिलरली वेरियस रिचुअल फंक्शंस आर आल्सो देयर विद द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ कास्ट, अगर आप देखोगे तो आप फंक्शनैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे थे एज अ प्रिंसिपल, एंड हाउ इट इज गोइंग टू मेंटेन द सोशल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर द वैल्यू कंसेंसस ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो अगर कास्ट पे आप लगाना चाहो तो। ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर गोइंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट, देन अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच लगाओगे तो आप क्या देखोगे, मतलब विलेज को, देन द डोमिनेंट कास्ट का जो भी एस्पेक्ट है, लाइक लैंड ओनरशिप इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द डोमिनेंट यस कास्ट, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर है, इस सर। तरह के वो बताते हैं ना अलग अलग चीजें। सो हाउ यस सर। दीज डोमिनेंस का जो भी डोमिनेंस कास्ट है, मतलब हाउ दीज ग्रुप्स आर मेकिंग द विलेज एज अ, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग अ वैल्यू कंसेंसस, और विलेज विलेज में क्या है, कोहेसिव सोसाइटी क्रिएट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ दोज। मतलब अगर केवल आप फंक्शनलिस्ट के हिसाब से देखोगे, अगर इफ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ्स आर नॉट देयर देन यू आर नॉट गोइंग टू, मतलब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। सो दिस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडिंग अ कोहेजन एमंग द पीपल। ठीक है, ठीक है, अ, सर। जैसे पंचायत है ना, कास्ट काउंसिल ही तो है वो एक तरह से। पंचायत इज सर्विंग द सोशल कोहेजन फॉर इट। अगर आप डोमिनेंट कास्ट में देखोगे तो पंचायत इस, मतलब वैसे आप मत देखो, कॉन्फ्लिक्ट से मत देखो, आप ऐसा देखो कि व्हाट इज द वैल्यू कंसेंसस
व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन एज अ डोमिनेंट कास्ट दे आर डूइंग, अगर आप इस तरह से देखोगे। क्योंकि विलेज क्या है, विलेज एक सोशल सिस्टम है। यस सर। ठीक है, विलेज का एक सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम विलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, किनशिप ग्रुप है, रिलीजन है, अदर थिंग्स, मतलब कास्ट उसमें एक और ग्रुप है, उसी में डोमिनेंट कास्ट भी है। सो इफ़ वी आर ऑर्गेनाइजिंग एनी कास्ट काउंसिल्स, सो दे आर फंक्शनिंग एज अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यूनिट। ठीक है, सोशल रेगुलेशन बना रहे हैं ना वो, कि ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है, वो बता रहे हैं कि भाई विलेज विलेज एक्सोगेमी होनी चाहिए, या इस तरह का कुछ होना चाहिए। सो दे आर ड्राइविंग दोज थिंग्स। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे देन यू कैन अप्लाई द थिंग्स ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म तो क्लियर है, मतलब कि इसमें कोई इशू तो है नहीं, मतलब तो वही चीज़ें इसमें लिखी हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट, व्हाट इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट। जैसे विलेज स्टडीज में द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इज द किनशिप नेटवर्क्स, कास्ट की हायरार्की आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एंड व्हाट आर द फंक्शनल एस्पेक्ट, उसमें आप विलेज स्टडीज में सोचो कि व्हाट आर द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, कि हाउ दे आर, बाय डूइंग दोज थिंग्स हाउ दे आर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, हाउ दे आर मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, हाउ दे आर मेंटेनिंग द वैल्यू कॉन्सेंसस, जो हम 4-5 प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो उस पे आप सोचोगे देन यू कैन गेट इनटू इट। जब विलेज स्टडी पे आए तो आप लिख सकते हो कुछ भी, कि वो क्या देखता है। ठीक है, मतलब क्या सोचता होगा उसके बारे में, मतलब अपने हिसाब से आप बना के लिख सकते हो उस पे। ठीक है, यस सर। तो लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब ये वाला तो क्लियर है ना, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन था शायद ये। यस सर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये जो अपना मतलब ये वेस्टर्नाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला वेस्टर्नाइजेशन वाला। तो वेस्टर्नाइजेशन पढ़ा है इसके पहले, मतलब ये क्वेश्चन क्या था शायद वेस्टर्नाइजेशन पे, कि वही जो श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कैसे एक लेयर्ड इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है वेस्टर्न कल्चर ऑन द इंडियन सोसाइटी। तो आपने ऐसा वेस्टर्नाइजेशन पढ़ा है इसके पहले, या किसी ने भी? एक बार बताओ, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है। यस सर। हाँ राहुल, आप बताओ। सर एमएनएस ने मतलब सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया करके एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को 3 डिविजन्स में क्या मतलब कैटेगराइजेशन उसमें 3 पार्ट्स में किया है, प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हम्म उसमें सर बताते हैं एमएनएस की प्राइमरी में जो लोग जैसे ब्रिटिशर्स या फिर अदर कॉलोनियल पावर्स के जो पहले जो कनेक्शंस में आए जो उनसे, तो वो उनका जो मतलब उनसे जो वैल्यू सिस्टम डिराइव हुआ वो प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट हुआ। फिर जो हम्म उनके जो कॉन्टेक्ट्स में आए फिर उनसे सेकेंडरी एंड टर्शरी वेस्टर्नाइजेशन हम्म हुआ। हम्म तो ऐसे मतलब कल्चर जो है वो सेक्युलराइजेशन की तरफ मतलब बढ़ रहा है ऐसे। ठीक है, तो प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तो ठीक है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो आपने बताया ना, इट इज़ नॉट वर्बेटिम, ऐसा लिखा नहीं है। मतलब बस आप ऐसे जाने रहे ना, आप लिखोगे तो खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, मतलब कि ही हैज़ नॉट क्लासिफाइड द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टाइप ऑफ, मतलब वो कभी ऐसी बात नहीं करता है दीज आर द फेजेस और दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। बस उसकी रीडिंग को पढ़ के, मतलब जो भी ये लोग पढ़ते रहते हैं जिन्होंने भी बना रखी है उसके पढ़ के बनाने पे, तो उनको ये समझ में आता है कि दिस इज अ प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी। ठीक है, ऐसा वो समझ में आता है, लेकिन आप लिखोगे टाइप्स भी तो कोई खैर उतना इशू है नहीं। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन बाय रीडिंग द, जो आपने बुक बताया। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द वेस्टर्नाइजेशन, और ये मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन क्या है, मतलब वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में अगर अंतर बोला जाए, वेस्टर्नाइजेशन है क्या, मतलब कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? Sir, westernization is basically, sir, adoption of Western values and norms, and basically in the form of lifestyle and culture. And modernization is, sir, adoption of like rational and rational thinking and scientific temperament approach towards the society, sir, rather than ठीक hampering है, the, हाँ rather than ठीक है। adopting the lifestyle, sir, and culture of other parts, sir. ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन हमेशा ऐसे ध्यान रखना कि आप लोग, कि मतलब इसका फोकस किस पे, वही जो आपने बताया कल्चरल चेंजेस पे, कल्चरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इफ समथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन,
एंड दीज आर चेंजेस इन द मेजरली इन द कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो होते हैं ना। जैसे अगर बोला जाए कि भाई ब्रिटिश आए तो उन्होंने वेस्टर्नाइज तो किया ही, मतलब थ्रू द कल्चर, द पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन, और ये सब जो एजुकेशन की पॉलिसीज आ रही थी, दोज आर द एस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, जहाँ पे आपका कल्चर अफेक्ट हुआ, लाइफ स्टाइल चेंज हुई। बट देयर आर स्ट्रक्चरल चेंजेस एज वेल, और द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एज वेल, वो लॉ बनाना शुरू कर दिया। दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज, क्या वो चार्टर एक्ट और इस तरह के एक्ट बनते हैं ना, सो दोज हैज रिफ्लेक्टेड द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब कि भाई कौन लोकसभा बनेगा, राज्यसभा बनेगा, ये सब होता था ना उसमें। So whatever the, yeah, rail का introduction, that was the technological change, that is also the part of modernization, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल या टेक्नोलॉजिकल चेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और वेस्टर्नाइजेशन में मोस्टली फोकस किस पे होगा, ऑन द कल्चरल चेंजेस पे, ठीक है। जैसे भाई यूज़ ऑफ इंग्लिश अगर आप कर रहे थे उस टाइम, मतलब पीपल वर यूजिंग इंग्लिश इन दैट टाइम व्हेन द ब्रिटिश केम, वो बोलता है ना कि इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ द एजुकेशन, जो मैकॉले बोलता है। सो वो ये क्या, ये वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है। इफ़ यू आर अडॉप्टिंग सम कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज अ वेस्टर्नाइजेशन। बस ऑन दैट कॉन्सेप्ट इफ़ यू आर बिल्डिंग सम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इफ़ यू आर बिल्डिंग सम ऑफ द चेंजेस, जैसे उस टाइम बहुत सारे जो चेंजेस हुए, ठीक है, तो वो सारे चेंजेस क्या होंगे, वो सारे चेंजेस किस में आप काउंट करोगे, मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। तो यही बेसिक अंतर है वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ऐसा नहीं कि मॉडर्नाइजेशन इज इट इज़ नॉट लाइक कि मॉडर्नाइजेशन विल नेसेसरली रिक्वायर द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। जरूरी नहीं है कि आप वेस्टर्नाइजेशन होगा तभी मॉडर्नाइजेशन होगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि यस सर। मॉडर्नाइजेशन होगा तभी होगा जब वेस्टर्नाइजेशन होगा, ठीक है, ठीक है। तो जब आप पढ़ते हो ना कि वो अपना 10th वाला, जब आप लोग चैप्टर पे जाएंगे, देन यू विल थिंक ऑन दैट कोर पेरीफेरी, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्ड सिस्टम थ्योरी, तो आपको समझ में आएगा, तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे जापान में मॉडर्नाइजेशन हुआ विदाउट एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन। जापान में जो भी मॉडर्न एस्पेक्ट आए, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज आए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए, बट दैट वाज नॉट ड्यू टू द वेरियस चेंजेस ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। दे हैव अडॉप्टेड द मॉडर्नाइजेशन इन द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी उन्होंने मॉडर्न एस्पेक्ट लगाए, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट लगाए, बट दैट वाज नॉट फॉलोड बाय द वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में अंतर तो आप कर लो, बेसिक अगर वो याद रखोगे फिर उस पर इलेबोरेट कर लोगे आप कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है और वो क्या है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न एजुकेशन का आना, ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट का आना, कोई भी आइडियोलॉजी, इस तरह की चीज़ें आना, दोज आर द कल्चरल लाइफ स्टाइल चेंजेस आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। कोई भी वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं, जैसे सेकुलरिज्म एज अ वैल्यू, इंडिविजुअलिज्म एज अ वैल्यू, दोज थिंग्स कम्स अंडर द वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये सारे चेंजेस किस में आएंगे, मतलब और सारी चीज़ें किस में आएंगी, इसमें आएंगी अपनी मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। तो ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट, मतलब तीन तरह का वो जो बताता है, मतलब एज सच तो बताता नहीं, लेकिन वी आर क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ दोज रीडिंग्स कि प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन क्या है, इन द इनिशियल स्टेज जब डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ ब्रिटिश से, तो दैट वेस्टर्नाइजेशन बिगेन अमंग द, वही जो अपर क्लास थे, अपर क्लास इलीट्स थे, that came into the influence of the English education. They have adopted the Western dresses, manners, ideologies. इनको पता लगने लगा भाई कम्युनिज्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। दे वर एक्वांटेड विद द स्प्रेड ऑफ वॉट एवर द मॉडर्न प्रोफेशंस उस टाइम जो चल रहे थे, लॉस था, मेडिसिन था, सब लोग लॉ वगैरह करने जाते थे ना। सो जैसे राजा राम मोहन राय उस टाइम थे, तो दे हैव एडवोकेटेड द सोशल रिफॉर्म बेस्ड ऑन दोज वेस्टर्न आइडियल्स। अगर वो आइडियाज़ नहीं होते, दैज वेस्टर्नाइजेशन अगर इसमें नहीं हुआ होता, तो वो चेंजेस नहीं होते, ठीक है। अब सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन जब, उसमें क्या होगा कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इलीट से लेके वाइडर पॉपुलेशन में आने लगेंगे। तो जो आप गांधी का एरा देखते हो, वॉट एवर द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जो मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह की बात करता है, लेकिन जब गांधीयन एरा आता है, देन दोज वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैज स्प्रेड फ्रॉम द इलीट्स टू द वाइडर पॉपुलेशन, ठीक है। जब नेशनल जैसे होता है ना 1985 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है 1885 में, उसके बाद जो चेंजेस हुए एंड हाउ दे हैव कम टू द मासेस, तो उसको बोला गया, ये उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ये सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन वाला स्टेज में बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। जब आप मासेज में आ रहे हो,
And tertiary westernization, when those westernization is coming to the even the rural and marginalized communities, तो उसको बोला जाएगा tertiary westernization. ठीक है. When the rural communities is going to adopt the farming technologies or western goods, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसको करने लगेंगे, मतलब अडॉप्ट करने लगेंगे, देन इट इज कॉल्ड द टर्सरी वेस्टर्नाइजेशन. ठीक है. तो मॉडर्नाइजेशन और इसमें अंतर पता लग गया ना, मतलब आइडिया लग गया ना मॉडर्नाइजेशन और इसमें अंतर. अब आप यस सोचो सर। एक चैप्टर है द सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया आपके उसमें. अब अगर पीजेंट या फॉर या वुमेन मूवमेंट पे व्हाट इज द मतलब आप कैसे लगाओगे उसको, वेस्टर्नाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट को आप लगा के देखो किसी पे. मतलब सोशल मूवमेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें लगाओ, या पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज अ चैप्टर, क्या वो वेस्टर्नाइजेशन है, मतलब किसी पे भी लगा के देखो आप लास्ट में. लगा रहे हो आप, मतलब सोच, यस सर। यस सर। सब लोग सोचो आराम से सोचो, मतलब एक बार लगा के देखो, मतलब व्हाट कैन बी, मतलब वो तो पहले वो वेस्टर्नाइजेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, वो तो आप लिख दोगे, मतलब समझ में आ गया भाई आपको 3 कॉन्सेप्ट लिखने हैं एंड देन यू हैव टू राइट. लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन और आ गया रैंडम, तो आपको वही मैं जो 4-5 मैंने बताया, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और ये सब जो हम अभी पढ़ेंगे, तो यू हैव टू अप्लाई दोज थिंग्स. तो आप कैसे लगाओगे मतलब उस पे, जैसे कोई मूवमेंट आएगा, मान लो भाई आया था ना एक बार, क्या बोलते हैं, कोई तो आया था शायद सत्य शोधक समाज या कुछ तो आया था. अब उस पे आपको ऐसा तो लिखोगे नहीं ना, उसमें तो हर चीज़ आपको लगानी पड़ेगी. यू हैव टू थिंक फ्रॉम द इंडोलॉजी, यू हैव टू थिंक फ्रॉम दिस, मतलब इसके पर्सपेक्टिव से भी, और भी अगर कुछ आपको मूवमेंट दिख रहा है तो वहाँ से भी आपको देखना पड़ेगा. तो 2-4 लाइन बनानी पड़ेगी ना. सर सिमिलर अगर देखिए सर, लाइक लाइक ब्रह्मो समाज सर, हम्म. स्वामी दयानंद सरस्वती सर, उनके जो प्रिंसिपल्स थे सर, जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए थे सर, लाइक इट वाज लाइक इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट काइंड ऑफ सर, विथ elaborating the Hindu mythological text and understanding those things in the form of more scientific way sir. ठीक है, ठीक है. तो जो भी आपको चेंजेस दिखते हैं दोज आर द वेस्टर्न, मतलब जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया ना कॉलोनियल पॉलिसीज में, Yes तो sir. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जो भी लैंड रिफॉर्म को ज़रूरत पड़ी, उसके पहले जो 3 चल रहे थे अपने, अलग अलग तरह के वो आते हैं ना, मतलब तो आपका क्वेश्चन एक टॉपिक है इसमें, इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी इन द इंडियन सोसाइटी, ऐसा करके एक दूसरा या तीसरे चैप्टर में टॉपिक है ना इसके बाद. तो उसमें आपको यही सब अप्लाई करके लिखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन तो ऐसा ही है, लैंड रिफॉर्म को एक्सप्लेन कर दो, तो अब लैंड रिफॉर्म में आप वेस्टर्नाइजेशन देखो, लैंड रिफॉर्म में और चीज़ें देखो कि हाउ इट हैज़ चेंज. तो कॉलोनियल पॉलिसीज़ का अगर आपको इम्पैक्ट लिखना है तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल. जैसे आपने बताया वो ठीक है, रिवोल्ट उस पर आप लिख सकते हो कि वॉट एवर द वेस्टर्न थॉट्स दे हैव मतलब वो लोग क्या किए, मतलब द इलीट्स जो थे, मतलब जैसे राजा राम मोहन राय, जो कभी भी आपको इस तरह से आ जाए कि भाई आर्य समाज मूवमेंट और किसी मूवमेंट पे लिखना है, तो पेपर 2 में आ रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोज आर द वेस्टर्नाइजेशन एस्पेक्ट है उसमें एक. तो आप लिखो कि भाई प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन में हाउ द एलीट हैज़ टेकन दोज वैल्यूज, जैसे राजा राम मोहन राय ने वाला और जो आपने बताया वो, इस तरह से आप सोचो, और हाउ दे हैव अप्लाइड दोज थिंग्स. ठीक है. जैसे उसमें भाई जेंडर इक्वालिटी की बात उनको पता लगी, कहाँ से पता लगी, दोज वर द एस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन विच द Yes sir, राजा राम western मोहन thought. राय हैव अप्लाइड. ठीक है. सती पे क्वेश्चन आया था, मैं भी आपको आगे दूंगा, एक Yes sir. क्वेश्चन आया था. Abolition of sati sir. हाँ, And बैनिंग ऑफ सती पे widow क्वेश्चन widow आया. remarriage sir. विडो रीमैरिज, तो आपको वर्ड बस वो सब याद रखना है कि भाई इस तरह का हो रहा था, बट आपको अटैच कर देना है वेस्टर्नाइजेशन से. ठीक है, कि दोज वर द एस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, द आइडियाज हैज इंट्रोड्यूस्ड, द आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म, द आइडियाज ऑफ जेंडर इक्वालिटी. ठीक है. दोज मतलब इस तरह का मतलब आइडिया आया उससे, मतलब उस टाइम में मूवमेंट चलते थे ना इस सब के, फेमिनिस्ट रिलेटेड मूवमेंट चलते थे वेस्ट सोसाइटी में. दोज आइडियाज हैज़ इंस्पायर्ड देम टू मेक दोज थिंग्स.
ठीक है, कि भाई वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। एंड हाउ दोज वेस्टर्न थिंकिंग, दोज वेस्टर्न आइडियाज विल लीड टू द मॉडर्नाइजेशन, वो आपको दिखेगा लॉज वगैरह में, कि द इंस्टीट्यूशन हैज चेंज। भाई जस्टिस लानी है तो कैसे लानी है, तो आपको भाई आपके पास वो बनने लगा, जुडिशियल रिफॉर्म होने लगे, पुलिस रिफॉर्म हो गया पूरा कॉलोनियल पॉलिसीज में, हुआ ना मतलब। तो वो सारी चीज़ें आपको फिर मॉडर्न एस्पेक्ट दिखेंगे, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पढ़ते हो ना अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, कि भाई कोई एसपी बना, एसपी बनते हैं, वो होता था क्या, तो अलग अलग तरह की कोर्ट बनती थी। सो दोज आर द जुडिशियल सिस्टम, लेकिन वो जुडिशियल वाला सिस्टम वो बन कैसे रहा है, दोज वर द एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, जो आइडिया वाला एस्पेक्ट था, वो तो मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन वहाँ से इन लोगों ने बोरो किया ना उस चीज़ को, एंड देन दे हैव बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इंस्टीट्यूशंस एंड द स्ट्रक्चर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से आप इससे लगा सकते हो, थिंक ऑन वुमेन मूवमेंट, कोई भी वुमेन मूवमेंट आपको लग रहा है उस पे आप सोच सकते हो। थिंक ऑन एनी, भाई दलित मूवमेंट चल रहा था उस टाइम, एक क्वेश्चन शायद उस पे आया था, मतलब अरे जो 1918 में एक मूवमेंट होता है अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, जो एक मूवमेंट होता है, तो उस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस पे भी आपको एक दो लाइन यहाँ से मिल जाएगी वेस्टर्नाइजेशन से। ठीक है, हाउ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड दोज इगैलिटेरियन आइडियल्स हैज empowered the leaders। भाई बी आर अम्बेडकर को कैसे पता लग रहा था कि दे हैव टू चैलेंज द कास्ट हायरार्कीज, बिकॉज दे वर यस सर। वेस्टर्नाइज फर्स्ट। तो अगर ये लोग एक बार वेस्टर्नाइज हो गए, तो देन दे हैव स्टार्टेड एडवोकेटिंग दोज होना चाहिए पॉलिसीज में, टू फाइट द कास्ट वास्ट। तो इनको पता लगा ना वेस्टर्नाइज। तो जब आपसे बोले कि गांधी और, भाई इसमें क्या अंतर है गांधी और इनके में, मतलब गांधी और अम्बेडकर में, ऑन द कास्ट, कि कास्ट कास्ट के एस्पेक्ट पे लोग क्या सोचते हैं, तो उसमें भी आप ये सब लगा सकते हो, उसमें भी आप सोच सकते हो। सिमिलरली इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे कोई क्वेश्चन आए, तो मतलब मूवमेंट में आपको दिख जाएगा हर जगह वेस्टर्नाइज आइडिया आपको दिख जाएंगे, चाहे वो इथनिसिटी मूवमेंट हो, आइडेंटिटी मूवमेंट हो, कोई सा भी मूवमेंट हो। तो मूवमेंट वाला तो एक चैप्टर आपको लिखना ही है, बाकी आपको यहाँ से पता लग जाएगा एक वेस्टर्नाइजेशन का एस्पेक्ट। ठीक है, अब जैसे हम लोग पॉपुलेशन डायनिमिक्स वाला एक चैप्टर है आपका, ठीक है, लास्ट में पॉपुलेशन डायनिमिक्स है ना, ठीक यस है, सर। तो उसमें भी आप मतलब वेस्टर्न अप्रोच देख सकते हो, कि हाउ वाई वी आर यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शन, वाई वी हैव इनिशियलाइज द स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स। वो प्रोग्राम्स क्या हैं, दोज वर द वेस्टर्न मॉडल ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, दोज वर द वेस्टर्न मॉडल्स। कि कॉन्ट्रासेप्टिक हमको यूज़ करना है या स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाने हैं, ठीक है, जो भी फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स दिए गए उस टाइम में, दोज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न पॉलिसीज। तो आपको पॉलिसीज में भी आपके वेस्टर्नाइजेशन इम्पैक्ट, वेस्टर्नाइजेशन दिखेगा। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें भी एक पॉइंट वेस्टर्नाइजेशन का भी होगा। ठीक है, कि भाई एक आपको कैसे पता लग रहा है कि 3 साल 4 साल, वो पूरा एजुकेशन सिस्टम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द कॉलोनियल पॉलिसीज, दैट वॉज द एस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन। अब उसमें आप देखो कि हाउ द वेस्टर्नाइजेशन इज इम्पैक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी, जब आपको उसमें आए। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ पे, मतलब आप किसी भी चीज़ में सोच सकते हो। ठीक है, मतलब इवन यू कैन थिंक ऑन द एजिंग, एजिंग वेजिंग वाले में भी आपको पता लग जाएगा व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब बात तो ये वेस्टर्नाइजेशन वाले में कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब एक क्वेश्चन तो ये था वेस्टर्नाइजेशन वाला, इसमें आपको थोड़ा बहुत मतलब पता चल गया कि क्या है। ठीक है, अलग अलग प्रस्पेक्ट वो भी लिख दिया मैंने, जैसे योगेंद्र सिंह वगैरह का थोड़ा सा लिख दिया है, कभी एक बार देख लेना। मॉडर्नाइजेशन तो वही है, योगेंद्र सिंह का उतना ही है, ही हैज़ डिफ्रेंशिएटेड मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट तो चेंज होगा नहीं, वही मॉडर्नाइजेशन है, वही वो है। ठीक है, तो ये यस थोड़ा सर। सा आप देख सकते हो। लेकिन इसका देख लेना घूरे का, जैसे उसमें लिखा है कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड एसिमिलेशन, जो मैंने पिछले सब में बता रखा है कि घूरे ने कैसे कल्चरल इंटरेक्शन पे फोकस किया था। ठीक है, ठीक है, यस तो सर। वो एक बार आप देख लेना घूरे का, इस पे अगर आपको लिखना हो वेस्टर्नाइजेशन का उसका थॉट या उसके समझ से, तो ही विल ऑलवेज फोकस ऑन द टेंशंस व्हेन वी आर एसिमिलेटिंग द थिंग्स। जब भी हम एसिमिलेट करेंगे, मैंने आपको प्रोसेस बताया था ना, फ्यूजन फिशन और सब थोड़ा यस बहुत सर। बताया था मतलब, तो उस, एक्यूमुलेशन प्रोसेस में। हाँ, तो जो एसिमिलेशन वाला था, तो उसमें जो प्रोसेस मैंने 2-3 आपको बताया, तो उसमें वही है कि भूरे हमेशा वो देखेगा, टेंशन देखेगा, अडॉप्टिंग द वेस्टर्न आइडियाज़ एंड द हाउ वी आर गोइंग टू प्रिजर्व द इंडियन
कल्चर, तो वो उसको देखेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन जो है संस्कृताइजेशन, डीसंस्कृताइजेशन, रीसंस्कृताइजेशन, ठीक है। और एक होता है डी ट्राइबलाइजेशन, एक होता है डी ट्राइबलाइजेशन करके, शायद एक एम एन मदान करके कोई है, मजूमदार सर। मजूमदार, तो उसका है डी ट्राइबलाइजेशन, ठीक है। उससे आप इसको मतलब वो भी कर सकते हो, व्हेन यू आर राइटिंग द क्रिटिक ऑन द संस्कृताइजेशन देन यू कैन राइट द थिंग्स। तो ये संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, संस्कृताइजेशन का कोई इशू मतलब, एक बार बताओ आप कोई भी संस्कृताइजेशन। सर एक्सप्लेन, मतलब उसका एलोबरेट करके बताना है क्या सर हाँ संस्कृताइजेशन। इलेबरेट करो, थोड़ा ट्राई करो कि आप लगाओ मतलब संस्कृताइजेशन पे, वही मान लो अपने को मूवमेंट पे लगाना है, किसी मूवमेंट पे। सो व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, व्हाट इज द डीसंस्कृताइजेशन इफ यू आर रिफरिंग एनी मूवमेंट। आज की डेट में अगर आपको किसी मूवमेंट पे लगाना है, या आपको मान लो अपने इसमें लगाना है भाई, पॉपुलेशन में लगाना है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो चैप्टर वो सब है ना जिसपे आपको कंटेंट मिलेगा नहीं, वहाँ यही सब लिखना होता है, मतलब हमेशा जो लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं। सर कंटेम्प्ररी टाइम में सर इस्कॉन टेम्पल का जो मूवमेंट है सर, इसको कंसीडर कर सकते हैं सर वन ऑफ द फेज ऑफ संस्कृताइजेशन सर। हाँ इस्कॉन, हाँ सही है संस्कृताइजेशन, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया संस्कृताइजेशन का। मैं बोल रहा हूँ लेट यस सर। सपोज आप कोई मूवमेंट पे लगाना चाहते हो, तो आप क्या संस्कृताइजेशन तो पता है ना कि वो एक्सप्लेन तो नहीं करना है संस्कृताइजेशन। ये ये पता है सर। ठीक है, और सबको ही पता है ना संस्कृताइजेशन क्या है, मतलब बेसिक है, मतलब संस्कृताइजेशन में तो कुछ है नहीं ना, मतलब इफ़ यू आर अडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ हायर कास्ट देन इट इज़ अ संस्कृताइजेशन, ठीक है। यही तो है संस्कृताइजेशन का प्रोसेस, कि यस एनी सर। कास्ट और कम्युनिटी इज सीकिंग फॉर द अपवर्ड मोबिलिटी इन द सोशल हायरार्की थ्रू अडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द हायर कास्ट, ठीक है। कि भाई हम सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती है ना, सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी है, इफ समवन इज परफॉर्मिंग द वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। इफ पीपल आर एब्सटेनिंग फ्रॉम द अल्कोहल और मीट, जैसे वीगनिज्म चल रहा है, वीगनिज्म इज अ पार्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, ठीक है। लोग बोल रहे हैं ना वीगन प्रैक्टिस, वीगन प्रैक्टिस पता है ना। यस सर। So veganism is because Sanskritization is adopting the practices of higher caste. Sanskritization is imitating the values and ideologies. ठीक है। संस्कृताइजिंग इज रिजेक्टिंग द लोअर प्रैक्टिस है, जो भी आपको लगता है कि ये बेकार है, पॉल्यूटिंग प्रैक्टिस है मतलब, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस जो हायर कास्ट ने पॉल्यूट मान ली हो, उस प्रैक्टिस को आप छोड़ दोगे अगर, दोज ऑक्यूपेशन इफ यू आर लिविंग, दोज थिंग्स इफ यू आर लिविंग, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। और इमिटेटिंग द वैल्यूज और आइडियोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। तो जो वीगनिज्म का है, मतलब इफ यू आर इम्ब्रेसिंग एनी वैल्यू ऑफ वीगनिज्म, लोग बोल रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, तो भाई सब लोग नहीं खा पाएंगे ना ऑर्गेनिक फूड। यू आर इमिटेटिंग द वैल्यूज ऑफ विराट कोहली, कि भाई विराट कोहली वीगन है तो मैं भी वीगन बनूंगा, ठीक है, आप समझ रहे हो यस सर। ये। सर हाँ सर ये अवधूत सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो ये मतलब सोशल मोबिलिटी कह सकते हैं कैसे। हाँ, तो इनकी सोशल मोबिलिटी है, लेकिन ये संस्कृताइजेशन से रिलेटेड नहीं। हाँ सोशल मोबिलिटी तो है ही है, सोशल मोबिलिटी तो हम लोग आएंगे जब पेपर वन वाला आपको बताऊंगा, तो उसमें भी जब आप पढ़ोगे, लेकिन संस्कृताइजेशन नहीं है ना, मतलब संस्कृताइजेशन आप इसको नहीं बोल सकते ना इस यस चीज़ सर। को। सर इसमें तो बस संस्कृताइजेशन, स्ट्रैटम चेंज का हाँ कंसिडरेशन है ना सर। हाँ वो बस स्ट्राटा चेंज हुआ उनका, इट्स काइंड ऑफ मोबिलिटी। यस सर। ही इज़ नॉट अडॉप्टिंग एनी प्रैक्टिस ऑफ द हायर कास्ट और हायर हायर लैडर, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रैक्टिस है वो, ठीक है। मतलब वो तो ज्वाइन कर लिया ना, इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब वीगनिज्म इज़ अ प्रैक्टिस विच यू ऑल्सो कैन अडॉप्ट, आई ऑल्सो कैन अडॉप्ट। वो एक प्रैक्टिस है, मतलब एक वैल्यू है जो आप भी अडॉप्ट कर सकते हो, मैं भी अडॉप्ट कर सकता हूँ, कोई चौथा बंदा भी अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो दोज कम्स अंडर द प्रैक्टिस ऑफ द संस्कृतिक प्रैक्टिस, मतलब वो संस्कृताइजेशन में आएगा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि उसको एमएलए बनना है तो मुझे एमएलए बनना है तो मैं बन तो नहीं सकता ना, उसने ज्वाइन किया वो पार्टी, सो इट कम्स अंडर द मोबिलिटी, वो संस्कृताइजेशन में नहीं आएगा। ही इज़ नॉट इमिटेटिंग द वैल्यूज, मतलब आप एमएलए बन के आप इमिटेट कर रहे हो, वो इमिटेट करने से क्या होगा, मतलब इमिटेट वाला वो वैल्यू तो नहीं ना, कोई एमएलए की वैल्यू तो होती नहीं है विच यू आर गोइंग टू इमिटेट, ठीक है। यस सर। तो अगर आप संस्कृताइजेशन से कंफ्यूज हुए हो तो मतलब वही हुआ वो कि आप सोच रहे हो कि इज गोइंग टू इमिटेट द वैल्यू, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इमिटेटिंग वैल्यूज मतलब इफ यू कैन डू ऑल्सो, इफ समवन ऑल्सो, मतलब सम अदर्स ऑल्सो कैन डू। मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई ऑर्गेनिक फूड खाना है तो आप भी खा सकते हो, मैं भी खा सकता हूँ,
या इफ सम वीगन प्रैक्टिस यू हैव टू अडॉप्ट, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। और आइडियोलॉजीज इफ यू आर इमिटेटिंग, then that ideology also you can imitate. Those things are the forms of संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो संस्कृताइजेशन में इतना ही जानना होता है, यही है मतलब। ठीक है, संस्कृताइजेशन, और तो कुछ है नहीं संस्कृताइजेशन में। अब आप इसको अप्लाई करो, अब मतलब आप ऐसा सोचो, मतलब अगर मैं बोलूँ कि क्या संस्कृताइजेशन प्रोवाइड्स द मोबिलिटी, इज इट लाइक दैट? मतलब ऐसा है कि संस्कृताइजेशन आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये पक्का है, ऐसा है? सर मतलब पक्का नहीं कह सकते, बट ये टू सम एक्सटेंट सर मोबिलिटी प्रोवाइड करता तो है। हाँ, जैसे क्वेश्चन आया था ना नीचे, होगा कि इट प्रोवाइड द पोजिशनल चेंजेस नॉट द स्ट्रक्चरल चेंजेस। इफ यू आर imitating the practices of others, it will provide a positional change within the particular context। ठीक है, आप वीगन प्रैक्टिस करते हो, मान लो आप करना शुरू करते हो, तो आपके पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मतलब 10 लोग आपको, और 10 लोग जो आपके इन एंड अराउंड है, दे विल बी थिंकिंग कि यू आर अ वीगन और समथिंग, बट इट इज नॉट गोइंग टू गारंटी एनी स्ट्रक्चरल चेंज विथ यू। और जैसे कास्ट की आप कोई प्रैक्टिस लगाते हो, सो इट इज नॉट लाइक यू आर गोइंग टू चेंज योर कास्ट, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वही जो क्वेश्चन है, पोजिशनल चेंज नॉट द स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, तो संस्कृताइजेशन जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, इट इज ओनली द पोजिशनल चेंज। ठीक है, तो अब यस। आप लगाओ संस्कृताइजेशन, आप लोग इस पर सोचो, मतलब कि संस्कृताइजेशन किस पे लगा सकते हैं। सर जैसे टाउन टाउन वगैरह में सर आजकल ये किटी पार्टी वगैरह मतलब काफी प्रेवलेंट हो रही हैं, तो मतलब ये अर्बन प्रैक्टिसेस से मतलब डिराइव होके कल्चरली डिफ्यूज हो रही हैं, तो मतलब शायद ये एलिटिज्म की तरफ, या फिर हम्म, मतलब एग्जाम्पल लिया जा सकता है सेंसिटाइजेशन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ? जैसे मैं बोलूँ कि भाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे मान लो क्वेश्चन आ गया, उसमें आप संस्कृताइजेशन लगाओ। हमेशा आप सिलेबस से सोचो, मतलब सिलेबस के पॉइंट पे आप लगाना चाहो तो ज़्यादा सही रहेगा। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे संस्कृताइजेशन लगा के आप बताओ, मतलब आप लोग आराम से सोचो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे व्हाट कैन बी द, मतलब लाइन जो आप लिख सकते हो थ्रू द संस्कृताइजेशन। किसी के भी आ रहा है, मतलब अगर आ रहा है तो। बैंक आपको आ रहा है? मान लो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे वी हैव टू अप्लाई। Sir, so sensitization चूंकि it's like imitation of rituals and practices और कैसे उनका lifestyle है, so generally violence against women कम होगा in the families who are sensitized, because Brahmin culture में they are often depicted as goddesses, और लक्ष्मी वगैरह मानते हैं, तो
they generally don't, मतलब वो ऐसे practices नहीं करते हैं, it's more prevalent among Dalits and lower caste violence. तो एक तो ये मेरे दिमाग में आया। नहीं, जोड़ा आपने सही है, बट लेकिन जो पैट्रियार्कियल नॉर्म्स हैं, those patriarchal norms are the part of the सांस्कृतिक ट्रेडिशन। ठीक है, जैसे सांस्कृतिक ट्रेडिशन का मतलब, तो आप सांस्कृटाइजेशन में सांस्कृतिक ट्रेडिशन को ही वी आर गोइंग टू फॉलो, मतलब जो भी नीचे का बंदा होगा वही फॉलो करेगा। तो व्हाट इज द सांस्कृतिक ट्रेडिशन? जो बहुत पुराने जमाने से चला हुआ आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो वेद वेद रिचुअल वाला ही हो, बट द थिंग्स विच आर रूटेड इन द सोसाइटी, दोज आर फॉल्स अंडर द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो पैट्रियार्की इज अंडर द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। ठीक है, पैट्रियार्कियल नॉर्म्स हैं कि मेन विल बी द ब्रेड विनर, ये सांस्कृतिक ट्रेडिशन है। भाई कोई अपने औरत को नहीं बोलेगा ना कि भाई जाके काम करो, आप समझ रहे हो, मतलब लड़की को नहीं बोलेगा लोग काम करने के लिए, कोई अपनी बेटी को नहीं बोलेगा। Right sir. तो दीज आर थिंग्स विच आर परपेचुएटिंग द प्रैक्टिसेस। अब आप सोचो कि वाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लाइक वाइल चाइल्ड मैरिज इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, because of the patriarchal norms which are rooted in the Sanskritic traditions. They are restricting those women's mobility. ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज होगा तो वायलेंस होगा। ठीक है, मतलब उसमें ठीक है, जैसे मैस्कुलिन सर बिहेवियर है। ये हाँ सर ये डिसएडवांटेज है संस्कृताइजेशन का। हाँ, ये संस्कृताइजेशन का डिसएडवांटेज ही है, मतलब एक तरह से जो भी आप कहीं भी ऐसा देखोगे तो आप लगा सकते हो ये संस्कृताइजेशन। ठीक है, फिर तो इस जैसे आप प्रोसेस में तो सर डिसेंसिटाइजेशन होगा ना सर, अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। डिसंस्कृताइजेशन आपको करना पड़ेगा थ्रू द मूवमेंट। जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट, दलित मूवमेंट, दे आर रिजेक्टिंग द नॉर्म्स, दे आर एडवोकेटिंग फॉर द जेंडर इक्वालिटी, दे आर नॉट दे आर नॉट फॉलोइंग इन दैट सांस्कृतिक ट्रेडिशन, वो मान नहीं रहे उस चीज को, आप समझ रहे हो। यस सर। तो वो सांस्कृतिक प्रैक्टिस मतलब जैसे वो ट्रेडिशंस में जो भी आपको लगता है ना, आपको अंदर से लग रहा होगा, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड फॉर द ट्रेडिशन, दैट इज अ सांस्कृतिक प्रैक्टिस, जो लगता है आपको बहुत बड़ा मतलब कुछ है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। आपको क्या आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, दोज कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकॉज ऑफ द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। ठीक है, जैसे डोमिनेंट कास्ट जो होती है, डोमिनेंट कास्ट आर यूजिंग द सांस्कृतिक सिंबल्स, रिचुअल्स, दे आर यूजिंग दो सांस्कृतिक सिंबल्स। ठीक है, वो लोग बहुत सारे रिचुअल्स यूज करते हैं सो दैट दे कैन कंसोलिडेट द पावर्स। अब अगर मार्जिनलाइज कम्युनिटी अगर कोई है, इफ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द सांस्कृतिक प्रैक्टिस, तो क्या होगा, वही इथनिक वायलेंस होगा, कम्युनल वायलेंस होगा। यस सर। समझ रहे हो आप? जैसे गोरेगांव का इंसिडेंट हुआ था 2019-20 में शायद। गोरेगांव में क्या था कि मतलब जो छोटे कास्ट वाले थे, दलित वगैरह और पता नहीं कौन से छोटे कास्ट के थे वो लोग इन दैट रीजन, दे वर अडॉप्टिंग द सांस्कृतिक सिंबल्स एंड दे आर मतलब वो खुल के यूज करने लगे, दे दोज रिचुअल्स दे आर यूजिंग ऑन सम ऑफ द फेस्टिवल्स, मतलब कहीं पे यूज करने लगे, उसको शो करने लगे। तो जो बड़ी कम्युनिटी के लोग थे हु आर कंसोलिडेटिंग द पावर, जो इस तरह का कर रहे थे, who are thinking that they are marginalized, they should not do that, so they have done those tensions, वो communal tensions वहाँ हो गई, आप समझ रहे हो। यस सर। जैसे ऑनर किलिंग है भाई, इट इज अ सांस्कृतिक ट्रेडिशन ना, कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन है, ये संस्कृताइजेशन का पार्ट है कि आपको भाई दूसरे कास्ट में शादी नहीं करना है, ब्राह्मण शुड मैरी शुड, मतलब ब्राह्मण का शादी ब्राह्मण से ही होगा, लड़की ब्राह्मण होनी चाहिए, या इस गांव की नहीं होनी चाहिए, जो विलेज एक्सोगैमी वाला हम लोग पढ़ रहे थे, दोज आर द एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट। अब कास्ट बेस्ड पे आपको कुछ भी दिखता है दिक्कत, दोज आर द थिंग्स यू आर चैलेंजिंग, द थिंग्स यू आर चैलेंजिंग द संस्कृताइज प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर आप उसको चैलेंज करोगे देन वो इशू होगा। ठीक है, जैसे मुस्लिम अगर किसी हिंदू से शादी कर लेता है तो होता है ना इशू, वही सेम अगर कोई छोटे जाति का लड़का है किसी बड़े घर की लड़की से शादी करता है, सो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑनर किलिंग होती है। सो वाई ही इज ट्राइंग टू अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ द डोमिनेंट कास्ट, मतलब सुपीरियर कास्ट, कि भाई मैं भी ऊपर कास्ट में शादी कर लूँ या जो भी है, मतलब उसका तो मतलब इंटेंशन वो नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक प्रैक्टिस तो अप्लाई मतलब अडॉप्ट कर रहा है ना वो।
तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी आपको कम्युनलिज्म दिखे, इतनी कॉन्फ्लिक्ट दिखे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, तो आपको दिख जाएगा कि समवन इज यूजिंग द संस्कृतिक थिंग्स, या वो सिंबल हो सकता है, कोई रिचुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द पीपल आर यूजिंग, दैट्स वाई जो भी आपको निगेटिव चीज़ें दिखती हैं, दोज आर द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ दिस समवन इज ट्राइंग टू अडॉप्ट द संस्कृतिक प्रैक्टिस। ठीक है भाई, पहले आपको याद होगा मतलब शुरू में क्या होता था, तो मतलब बहुत पहले पीपल आर नॉट अलाउड टू, मतलब जैसे आप उसमें देखोगे जब राजा राम मोहन राय वाला सब सीन जब चलता है, तो दे आर नॉट अलाउड टू गो इन द टेम्पल। ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या चल रहा था 2000, द डिसंस्क्रिटाइजेशन, टेम्पल एंट्री मूवमेंट या कोई इस तरह का मूवमेंट जो भी चलता है, तो दे वर चैलेंजिंग दो सांस्कृतिक प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि नीचे जाति वाला ऊपर आ जाएगा तो भाई उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। बस नीचे जाति वाला ऊपर अगर टेम्पल में आता है तो दे आर ट्राइंग फॉर संस्कृताइजेशन ऑफ देमसेल्फ, तो फिर से वो दिक्कत आएगी। तो आपको कहीं भी दिखे, जो भी आपको डिस्पैरिटी इशू आपको दिखे, आपको दिख जाएगा वो। ठीक है, यस सर। ठीक है, पूरा आपको वो दिखेगा। जैसे भाई लैंग्वेज अडॉप्शन है, वो आपको दिखता है ना, लैंग्वेज का वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, पीपल आर ट्राइंग टू, मतलब इफ यू आर प्रमोटिंग द वर्ना, मतलब यू आर गिविंग एजुकेशन इन द इंग्लिश और समथिंग, तो वो भी आपको इसमें दिखेगा कि आपको भाई एजुकेशन जो है, मतलब एजुकेशन फ्रॉम द इंग्लिश और एजुकेशन फ्रॉम द संस्कृत और इस तरह का जो भी लैंग्वेज है जो सही मतलब अच्छा वो है। सो दैट इज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ द डिस्पैरिटी इन आवर सोसाइटी। तो जो आपको रीजनल चैलेंजेस दिखेंगे वो पार्ट ऑफ डिसंस्कृताइजेशन है, कि अगर कोई प्रमोट हो रहा है वर्नाकुलर एजुकेशन, कहीं आपको लगे कि प्रमोट हो रहा है, दे आर नॉट फॉलोइंग द सांस्कृतिक प्रैक्टिस। जैसे वो बोला तमिलनाडु में क्या था कि मतलब द नीट एग्जाम शुड नॉट ओनली बी इन द इंग्लिश और हिंदी, वो वर्नाकुलर में भी होना चाहिए, इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो वो सब क्या है, दोज आर द डिसंस्कृताइज प्रैक्टिस, मतलब डिसंस्कृताइजेशन की बात वो लोग कर रहे हैं। दे आर चैलेंजिंग दोज नॉर्म्स की इंग्लिश शुड बी द एस्पिरेशंस फॉर एवरीवन। इंग्लिश शुड बी द एस्पिरेशंस फॉर एवरीवन इज अ संस्कृताइज्ड प्रैक्टिस। ठीक है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लास और अपर कास्ट, तो दैट इज़ अ संस्कृताइज्ड प्रैक्टिस। तो ये लोग उसको नहीं मानेंगे। आप समझ रहे हो, मतलब तो आप कहीं भी दिखे, मतलब क्या नाम है, इनइक्वालिटी जैसा इस तरह का। ठीक है, तो आप मतलब उस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, तो लगा पाओगे ना संस्कृताइजेशन से। पॉपुलेशन में अगर आप मान लो जैसे और किसी पे आप लगाना चाहो, जैसे डाउरी की प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, प्रैक्टिस ऑफ सन मेटा प्रेफरेंस आपने एक पढ़ा होगा। सो दोज आर द प्रैक्टिसेस ऑफ द संस्कृतिक, मतलब वो संस्कृत अपर कास्ट की प्रैक्टिस है। ठीक है, डाउरी सब लोग तो नहीं देता है, ये सब अपर कास्ट की प्रैक्टिस है। दैट हैज स्प्रेड टू द लोअर कास्ट एज वेल थ्रू द संस्कृताइजेशन। ठीक है, या मान लो सन मेटा प्रेफरेंस जो भी आपको लग रहा है, तो भी अपर कास्ट या अपर क्लास का प्रैक्टिस है। वाई देवर ऑप्टिंग फॉर सन, क्यों ऑप्ट कर रहे थे, तो वो भी मतलब उनका वो था। तो इट हैज़ लेड टू द स्क्यूड सेक्स रेशियो जो आपको दिखता है, तो आपको दिखेगा कि संस्कृताइजेशन इज अ, मतलब उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं, उसकी सेक्स रेशियो सही नहीं है अगर, तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई वो होता है ना कि अरे ये फिलियोसेंट्रिक फैमिली जो आया था, मतलब मान लो एक ही चाइल्ड किसी को चाहिए, तो मॉडर्न पॉपुलेशन पॉलिसीज़ जो भी आपको उसमें एस्पेक्ट दिखेंगे वो भी सांस्कृतिक प्रैक्टिस हैं, एलीट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको कहाँ से आएगा, रेजिस्टेंस हमेशा नीचे और कहीं से आएगा। हु आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट दोज वैल्यूज़, वो नहीं मान रहे हैं वन चाइल्ड पॉलिसी, उनको चाहिए भाई उनके, वो लोग अपना पुराना वो लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भी वो ऐसा लगाना पड़े तो आप लगा सकते हो। मूवमेंट में तो ईजिली लग जाएगा, जो भी मूवमेंट में आपको दिखेगा उसमें तो ईजिली लग जाएगा, कि वुमेन मूवमेंट में आपको लग जाएगा, या किसी भी मूवमेंट में, फार्मर मूवमेंट में आपको लगे तो वो भी, मतलब वहाँ भी आप लगा सकते हो। फार्मर मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, जो भी आपको दिखता है। ठीक है, सो तो वहाँ पे आपको ईजिली लग जाएगा। इस सब में नहीं लगेगा जो नीचे वाले चैप्टर में। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ऐसा समझ में आ गया ना, इसमें भी आप लगा सकते हो। तो संस्कृताइजेशन नहीं था, संस्कृताइजेशन तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें एक दो एग्जांपल भी लिखा है कि लाइक लिंगायत ऑफ द कर्नाटक, वो आपने देखा होगा उसमें मॉडल आंसर में। दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द मतलब वेजिटेरियनिज्म और ये सब इस तरह का, तो दैट इज़ अ संस्कृताइजेशन।
ठीक है। अब डिसंस्क्रिटाइजेशन आपको कहाँ दिखता है आज में, मतलब डिसंस्क्रिटाइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस जहाँ पे इफ द ग्रुप इज डेलिबरेटली मूविंग अवे फ्रॉम द संस्कृतिक प्रैक्टिस, दैट इज अ डिसंस्क्रिटाइजेशन। ठीक है। तो डिसंस्क्रिटाइजेशन कहाँ दिखता है, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे क्वेश्चन आया था, दैट इज अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, डिसंस्क्रिटाइजेशन। ठीक है। जहाँ पे भी इस तरह की बातें की जाएंगी वो सब डिसंस्क्रिटाइजेशन है। ठीक है। अम्बेडकर के जितने भी आपको लगेंगे, जितने भी दलित मूवमेंट, दलित ग्रुप और तरह तरह के ग्रुप जो उन्होंने फॉर्म किए, दोज ऑल आर द पार्ट ऑफ डिसंस्क्रिटाइजेशन मूवमेंट, मतलब डिसंस्क्रिटाइजेशन। ठीक है। तो डिसंस्क्रिटाइजेशन आपको आज की डेट में कहीं दिखता है, व्हाट इज द डिसंस्क्रिटाइजेशन? जैसे इमरजेंस ऑफ कास्ट बेस्ड, मतलब कास्ट बेस्ड लोग वो मांग रहे हैं ना रिजर्वेशन, दे आर नॉट टेलिंग दैट आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट कास्ट। वो चाह ही रहे हैं कि भाई हम इसी कास्ट के रहें, बिकॉज इमर मतलब हमको चाहिए भाई वो रिजर्वेशन। ठीक है। तो वो लोग अपोज कर रहे हैं फॉर द संस्कृताइजेशन। दे आर नॉट गोइंग टू, मतलब कि हम भाई उस कास्ट के हैं। ठीक है। आप कहीं भी देखते हो ना भाई, छोटे छोटे कास्ट वाले आपको देखे होगे, दलित पैंथर एक बना था, दलित पैंथर, ऐसा सुना है कभी? नो सर। दलित पैंथर करके शायद नो एक सर। ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब एक दलित पैंथर करके एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये 1972 में महाराष्ट्र में बनी थी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ये सब आप लिख सकते हो मतलब अपने इसमें। तो क्या होता था, मतलब ये सब बना कहाँ से था, एक ब्लैक पैंथर पार्टी बनी थी यूएस में। यूएस में एक ब्लैक पैंथर पार्टी बनी थी, उसी के उस पे मतलब कॉन्सेप्ट पे दलित पैंथर एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1972 में महाराष्ट्र में। तो मतलब होंगे कुछ इसके लीडर्स, वो लीडर्स तो याद नहीं, लेकिन वो बने थे मतलब। ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव वही था, दे आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द दलित एंड दे आर चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम एंड दे वर अगेंस्ट दोज प्रैक्टिसेस, कि भाई हमको नहीं करना है ये। समझ रहे हो मतलब? यस। तो वो दलित पैंथर भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रख सकते हो कि मतलब ऐसा है। 1972 पुराना बात है मतलब। ठीक है। तो ये लोग अपने ही कल्चर को, मतलब ये लोग क्या करते थे, अपने कल्चर को, अपनी पोएट्री को, इस तरह की चीज़ों को स्प्रेड करते थे। ठीक है। मतलब जो एक होता है ना कि मतलब अरे कुछ तो लिखवाते हैं ना लोग अपने कार के पीछे, मतलब इस तरह का, टू बी मेकिंग प्राउड ऑफ देयर कास्ट। तो वो जो लिखवाते हैं वो भी वही है, डिसंस्क्रिटाइज प्रैक्टिस। ठीक है। तो कास्ट सेंसस होना, ये सब क्या है, डिसंस्क्रिटाइजेशन है। दे आर नॉट गोइंग फॉर द संस्कृताइजेशन, दे आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। ठीक है। दे आर फोकसिंग ऑन द, मतलब इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल राइट उनके होने चाहिए। ठीक है। तो सब क्या है, डिसंस्क्रिटाइजेशन है। जैसे आपको लैंड रिफॉर्म मूवमेंट में वॉट एवर द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन, दोज आर द एक्टिविटीज ऑफ द डिसंस्क्रिटिक प्रैक्टिस। ठीक है। वो भी वो नहीं था कि भाई संस्कृताइजेशन में तो वो नहीं होगा ना, वो तो कंसोलिडेट करेगा। तो आप इस तरह से अगर सोचोगे तो यू कैन राइट अ फ्यू मोर पॉइंट, जहाँ पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखे, वो कॉन्फ्लिक्ट आपको सोचो कि वहाँ से संस्कृताइजेशन से वो निकाल के देखो तो आपको पता लग जाएगा। और मोस्टली ये मैरिज वाले में, फैमिली वाले में, और आपको लास्ट वाले वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इस तरह में, वहाँ पे आपको ये सब दिख जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें यस सर। वही लिखा हुआ है, दलित मूवमेंट जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, डिसंस्क्रिटाइजेशन का पार्ट है। अब रिसंस्क्रिटाइजेशन क्या है, रिसंस्क्रिटाइजेशन इज द रिवाइवल और रीअडॉप्शन ऑफ द सांस्कृतिक प्रैक्टिस, वो रिसंस्क्रिटाइजेशन है। ठीक है। आर्य समाज मूवमेंट। ठीक है। जैसे आपने वो बताया एक, जैसे इस्कॉन आपने पढ़ा मूवमेंट्स। होगा इस्कॉन मूवमेंट, सो दोज आर द रिसंस्क्रिटाइजेशन। बोल भी सकते हैं उसको संस्कृताइजेशन, लेकिन काइंड ऑफ रिसंस्क्रिटाइजेशन क्या है, इट इज रिवाइविंग द सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस। ठीक है। दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप, दे हैव फॉर्म्ड अ गो ग्रुप, बैक टुगेदर। और वो कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जनरली रिसंस्क्रिटाइजेशन कौन कर रहा होता है, गॉन हु हैव अंडरगॉन द डिसंस्क्रिटाइजेशन, ऐसे ग्रुप जो वेदांता पहले। स्कूल्स, लाइक सर, वेदांता स्कूल्स को भी तो कंसीडर कर सकते हैं, लाइक सर आदि शंकराचार्य और सर रामानुजन का, सर जो बुद्धिस्ट रिलीजन के सर
डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए सर, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म का जो टर्म था सर उस समय। हाँ 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 हाँ, ठीक है। यस सर, वो गो बैक टू वेदास करके भी स्लोगन हुआ था। हाँ हाँ, वो भी वही है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, संस्कृताइजेशन डिसंस्कृताइजेशन ये सब। अब ये जो अपना, तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख दोगे मतलब संस्कृताइजेशन डिसंस्कृताइजेशन रिसंस्कृताइजेशन, एक दो एग्जाम्पल याद रखना ताकि आप लिख पाओ मतलब चीज़ें। ठीक है, ऐसे सेक्ट का आना वो सब क्या है, रिसंस्कृताइजेशन है। वेरी मतलब इमर्जेंस ऑफ सेक्ट, इमर्जेंस ऑफ द फंडामेंटलिज्म, जो भी आप उसमें पढ़ते हो पेपरों में, वो सब क्या है, रिसंस्कृताइजेशन है। ठीक है, तो आप उस पे सोच सकते हो। अब आता है, तो ये समझ में आ गया संस्कृताइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट, वेस्टर्नाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत आपने लगा भी लिया। हाँ आशीष। सर ओरिजिन ऑफ सर सेक्ट्स, रिलीजन में अगर ओरिजिन ऑफ सेक्ट्स है सर, तो वो तो सर डिसेंस्क्रिटाइजेशन हुआ ना, लाइक ओरिजिन ऑफ लाइक सिखिज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म का अगर हुआ है हिंदुइज्म से, तो वो तो सर डिसेंस्क्रिटाइजेशन हुआ ना, ब्रह्मनिकल कल्चर्स को अनफॉलो करते हुए उससे अनसेटिस्फाई होने की वजह से एक अलग नहीं, हाँ उसमें वो ब्रांच। होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं हु आर गोइंग टू, मतलब ऐसे भी तो सेक्ट हैं जो सेक्ट बात करते हैं उसकी, जैसे सेविज्म है। सेविज्म एक काइंड ऑफ सेक्ट है। ठीक है, मतलब हर सेक्ट नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ, जैसे आप ये जो आप बोल रहे हो डिसंस्कृताइजेशन वाला, तो उसमें ये सब आएंगे, जैसे ओशो हो गया। ठीक है, या इसका हो गया, क्या नाम है इसका, ईशा फाउंडेशन और ये सब फाउंडेशन। यहाँ पे आप मतलब लगा सकते हो कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस। लेकिन जैसे शैविज्म वैविज्म है, तो दे हैव इमर्ज एज अ सेक्ट एंड दे आर टारगेटिंग द अगेन सांस्कृतिक प्रैक्टिस थ्रू द शैविज्म। जैसे यस सर। वैष्णवाइट है, सैवाइट है, ये सब भी तो सेक्ट है। ये तो आप वो यस सर, बात कर रहे हो जो शाक्ता काइंड ऑफ काइंड। सेकुलर हैं, जो सेकुलर हैं वो तो डिसंस्कृताइजेशन में, वो तो आप सही बोल रहे हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्ट, ऐसे कल्ट बने हैं मतलब जो रिसंस्कृताइजेशन पे हैं इनका। यस सर। ठीक है, बुद्धिज्म वगैरह तो ठीक है, वो तो उसमें आ जाएगा, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे सेक्ट हैं विच इज अगेन टारगेटिंग द सांस्कृतिक प्रैक्टिस ओनली थ्रू वेरियस सेक्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने पिछले बार जो आपको बताया था, पिछले या पिछले बारे में, कि घूरे कैटेगराइज करता है ना ऑन द बेसिस ऑफ दोज, कि भाई कौन मतलब टेक्स्ट के बेसिस पे अलग अलग तरह के बताता है ना, कि भाई अलग अलग सिस्टम रिलीजन में। ठीक है, जब हम लोग सेक्ट और रिलीजन पे बात कर रहे थे, तो पिछले बार था ना, हम लोगों ने जो पढ़ा था थोड़ा सा उसके बारे में। ठीक है, जैसे अरे वो अलग अलग मैंने बताया था ना उसमें, कि अघोरी कल्चर और ये सब कल्चर और अलग अलग तरह के सेक्ट, वो जो यस सर, बताता वो है साधु, इंडियन साधुज वाला। साधुज वाले कॉन्सेप्ट में सर। हुँ, तो वही चीज़ मतलब, तो उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा देख पाओगे जो रीसंस्कृताइज़ है, जो फंडामेंटलिज़्म है, जितने भी आपको लगे कि फंडामेंटलिस्ट टाइप के चल रहे हैं, वो सब रीसंस्कृताइजेशन है, क्योंकि उनका यस फिर सर, से फ़ोकस उसी पे है। ठीक है, समझ गए। तो ये मतलब 2 आ गया। अब आते हैं डोमिनेंट कास्ट वाला, तो डोमिनेंट कास्ट एक बार आप बताओ कि व्हाट इज़ द डोमिनेंट कास्ट, या उसका जो भी क्वेश्चन, तो डोमिनेंट कास्ट वाला क्या है? वही कि सर लोकल सोर्स ऑफ रूल संस्कृताइजेशन है या नहीं, या बैरियर टू स्प्रेड है या नहीं, तो दोनों हेडिंग डाल के यस सर। आपको लिख देनी थी। लेकिन डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? सर a particular caste in a particular region which have a ownership of land and have a numerically large in size and even have a political dominance. ठीक है, और एजुकेशन भी एक एस्पेक्ट है उसका, Yes कि sir, educational एक्सेस टू भी एजुकेशन। हाँ, तो ये तीन access चार to एस्पेक्ट हैं, education. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू टेल कि कौन जो है वो मतलब डोमिनेंट कास्ट है। जैसे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे बोला जाए तो कौन डोमिनेट कर रहा है, मतलब जैसे हु आर द डोमिनेंट कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल स्ट्रेंथ आपको पे ध्यान रखना हो। सर, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर देखना है सर, तो इस चीज पे लाइक वी कैन कंसिडर द डोमिनेंट कास्ट ऑफ लाइक यादव्स इन वेस्टर्न यूपी सर। ठीक है, याद है, ठीक है। Yes, sir. And similar are a similar example is of sir like Toddy Tappers community of Chhattisgarh, sir, ठीक है, ठीक है, ठीक है। and even the Jatavs of Western UP, sir. ठीक, ठीक, ठीक। तो ऐसे 2-4 आप एग्ज़ाम्पल याद रखना, ऐसे मतलब अगर इकोनॉमिकली बोला जाए तो इकोनॉमिकली, जैसे इकॉनमी अगर फैक्टर देखा जाए तो जाट्स इन हरियाणा जो हैं, जाट जो हरियाणा Yes, वगैरह के हैं, दे आर हैविंग द लैंड ओनरशिप। ऑल्सो दे आर न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ, मतलब वो रहता है, लेकिन मेजरली उनका क्या है, इकॉनमी है, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड है। सो दैट्स व्हाई दे आर द डोमिनेंट इन द
इन दैट ग्रुप। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल में आप देखोगे या नंबर्स में और पॉलिटी में देखोगे तो फिर से मराठा में आपको दिख जाएगा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में आपको ये भी दिख जाएगा। जैसे वोकालिंगा करके एक है, लिंगायत है कर्नाटक में। यस ठीक सर। है, लिंगायत वोकालिंगा ये सब कर्नाटक में चलते हैं। दे आर ऑल्सो डोमिनेटिंग द मतलब डोमिनेटिंग द स्फीयर, मतलब ये भी एक डोमिनेंट कास्ट है। तो ट्रेडिशनली ये लोग क्या थे, मतलब जो कर्नाटक में ये वोकालिंगा लिंगायत वगैरह ये लोग थे, दे आर हैविंग द डोमिनेंस इन द एग्रीकल्चर। दे आर ऑल्सो हैविंग द लार्ज पॉपुलेशन, मतलब इनकी इनकी जो वो है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा है। एंड दैट्स वाई दे हैव द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो तब आएगा जब आपका लार्ज पॉपुलेशन हो, केवल इकोनॉमी से नहीं होगा ना वो। सो दिस इज वाई ऑल दोज फैक्टर्स कम्स इन प्ले वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट कास्ट। तो हमेशा हमेशा आप सारे फैक्टर पे ध्यान रखना कि कौन सा फैक्टर क्या लीड करेगा। जैसे इकोनॉमी और न्यूमेरिकल होगा तभी आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, मतलब पॉलिटिकल होगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमी हो, लेकिन अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है देन यू कैन कम इन द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड यू विल बी हैविंग द डोमिनेंट कास्ट इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो रहेगा तो भाई नंबर है तो आप चुन के तो आप ही का बंदा जाएगा उसी मेजोरिटी का। सो यू विल बी ऑलवेज बिन द डोमिनेंट ग्रुप मतलब। ठीक है, यस सर। तो डोमिनेंट कास्ट में 2-4 एग्ज़ाम्पल आप ऐसे अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ये वोकालिंगा लिंगायत कर्नाटक के हैं, पाटीदार हैं गुजरात वाले। ठीक है, ये लोग भी क्या है भाई, इकोनॉमिकली इनके पास बहुत मतलब वो है, एग्रीकल्चर पे बहुत सारा कैसे। इसमें क्या है, पाटीदार में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट जितने चलते हैं ना, कोऑपरेटिव्स, उस पे बहुत सारा इनका वो है। तो कोऑपरेटिव्स क्या है, कोऑपरेटिव्स भी अगर आपके पास बहुत सारा क्या नाम है होल्ड है, देन ऑब्वियसली यू आर हैविंग द इकोनॉमी इन योर हैंड। तो इनका मतलब एक वो है क्या नाम है, से है। तो दे आर बिकमिंग द डोमिनेंट कास्ट। तो पाटीदार इन गुजरात आप ध्यान रख सकते हो कि कोऑपरेटिव जब आएगा ना तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटिव वाला भी चैप्टर है पेपर 2 में, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन कोऑपरेटिव में, जैसे पाटीदार हैं वो कोऑपरेटिव में कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव्स के थ्रू भी। ठीक है, यस सर। तो इस तरह का मतलब ये है। मतलब डोमिनेंट कास्ट में तो कोई मेरे ख्याल से इशू है नहीं एज सच। अब डोमिनेंट कास्ट अगर अपन लगाना चाहें तो आप लगाओगे तो कैसे लगाओगे, डोमिनेंट कास्ट अगर हम लगाएं, जैसे हमने संस्कृताइजेशन एक बार लगाया थोड़ा बहुत, तो डोमिनेंट कास्ट अगर आप सोचो कि हाउ वी कैन अप्लाई डोमिनेंट कास्ट वाला कॉन्सेप्ट। सर किस चीज़ पे सर पर्टिकुलरली अप्लाई करने के लिए? वही सोशल मूवमेंट पे लगा लो आप, या उस पे लगा लो क्या नाम है, पॉपुलेशन डाइंग, या लास्ट वाला चैप्टर वही अपना वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मान लो लगाना है, या इथनिक कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई हो रहा है, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट मान लो हो रहा है इस तरह का, या पावर्टी डिप्राइवेशन इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर, पावर्टी डिप्राइवेशन ये सब भी लिखा हुआ है इसमें। सर कंटेम्प्रेरी पीरियड में सर रीसेंट इंसिडेंट सबरीमाला टेम्पल को कंसीडर कर सकते हैं सर इस चीज़ में? सबरीमाला को कैसे आप मतलब डोमिनेंट कैसे बता रहे हो? सर सॉरी सॉरी सर, उसमें तो वो कास्ट बेसिस पे नहीं था, वो वुमेन्स हम्म, के लिए था सर। हम्म। अरे जैसे आप पावर्टी वाला पढ़ते हो ना, पावर्टी डिप्राइवेशन इक्वालिटी, जहाँ भी आपको दिखे ये, तो डोमिनेंट कास्ट ऑलवेज, डोमिनेंट कास्ट क्या होगा, मैंने आपको एक बार मैथ्यू इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था शायद उसमें, मर्टन में, मर्टन में बताया था ना मैथ्यू इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, कि हाउ एक्यूम मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एक्यूमुलेटिव एडवांटेज आता है, क्यूमुलेटिव एडवांटेज होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को, यस सर। होता है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2 वर्ड बताया था, क्यूमुलेटिव एडवांटेज, क्यूमुलेटिव डिसएडवांटेज फॉर द मैथ्यू इफेक्ट ऑफ द आर के मर्टन। ठीक है, तो आप सोचो कि डोमिनेंट कास्ट हैज़ मतलब डोमिनेंट कास्ट के पास क्या है, दे आर हैविंग द क्यूमुलेटिव एडवांटेज। ठीक है, वाई बिकॉज़ यस दे सर। आर, हाँ, उनके पोजिशनल पास प्रिविलेज, प्रिविलेजेस सर। पोजिशनल प्रिविलेज है उनके पास। तो डोमिनेंट कास्ट को आप उससे भी जोड़ सकते हो, मतलब जो आपका जहाँ भी आपको लगता है कि मतलब वेयर दे आर होल्डिंग द हायरार्कीज़। ठीक है, तो अगर वो डोमिनेंट कास्ट बेनिफिट कहाँ से आ रहा है, भाई उनके पास क्यूमुलेटिव एडवांटेज है, दे आर होल्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक हायरार्कीज, मतलब मोस्टली सोशल में भी हायरार्कीज में ऊपर है, इकोनॉमिक होल्ड भी उनका है ऊपर है। ठीक है, तो दे विल डिसाइड ऑल द पॉलिसीज इन दैट। ठीक है, तो हमेशा जो डिप्राइवेशन होगा वो किसका होगा, जो नीचे होंगे, जो डोमिनेंट कास्ट नहीं होंगे उस पर्टिकुलर एरिया के।
ठीक है? यस सर। आप समझ रहे हो? जैसे मतलब डोमिनेंट कास्ट बेस पे ही तो ये सारे मूवमेंट चल रहे हैं। ऐसे पटेल का रिजर्वेशन चला ना उधर, गुजरात में पटेल रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। यस गुजरात साइड में मराठा भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कास्ट बेस पे रिजर्वेशन की बात मराठा भी कर रहे हैं, है ना? मतलब तो ये लोग क्यों बात कर रहे हैं? ये लोग वही डोमिनेंट कास्ट है ये लोग उधर। सो दे आर थिंकिंग ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है मतलब जो गोल होता है सोसाइटी का, जिसका भी यस गवर्नमेंट का। लाइक सिमिलर जाट रिजर्वेशन सर। हाँ, जाट रिजर्वेशन पे आप देख सकते हो। तो जहाँ भी आपको लगे कि भाई पॉवर्टी है, डिप्राइवेशन, इनइक्वालिटी जहाँ आपको दिख रही है, सो यू कैन अप्लाई द डोमिनेंट कास्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ठीक है? यस सर। ठीक है? किसी में भी आप लगा सकते हो। क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट एक करके चैप्टर है, उसमें भी आप सोच सकते हो भाई डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होगा? मार्जिनलाइज को अफेक्ट करेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द डोमिनेंट कास्ट। अरे वो लोग अपना, भाई डोमिनेंट कास्ट आप सोचो, आपका बहुत ज़्यादा एरिया आपके पास वो है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, यू हैव द इकोनॉमिक पावर और सब कुछ, यू हैव द रिप्रेजेंटेशन, देन यू कैन मेंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यस ठीक सर। है? आप सारी चीज़ें चेंज कर दोगे अपने फेवर के लिए। ठीक है? यस सर। Migrations are least in the dominant caste sir. हम्म। तो ये सब चीज़ें आप मतलब इसमें लिख सकते हो कि डोमिनेंट कास्ट कैसे मतलब रोल प्ले करती है इस सब चीज़ों में। कहीं भी आपको लगे मतलब तो आप सोच सकते हो डोमिनेंट कास्ट का, तो मेन उसमें लगेगा। और अगर आप सोचना चाहो डोमिनेंट कास्ट का, तो भाई डोमिनेंट कास्ट वही है, उन्हीं के पास तो है एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज। जो कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल वो बात करता है, वो किसके पास होगी? डोमिनेंट कास्ट के पास होगी। ठीक है? जो हम लोग पढ़ते हैं कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इस तरह की बातें जो हम लोग पढ़ते थे पेपर वन में, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है? जैसे आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़े हो भाई, स्टेटस पार्टी और ये सब पढ़ते हो ना आप कॉन्सेप्ट उसका, वेबर का ट्रिनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप पढ़ते हो ना, तो उसमें डोमिनेंट कास्ट आप घुसा सकते हो। भाई पार्टी कौन फॉर्म करेगा या स्टेटस कौन बनाएगा? यही लोग बनाएंगे, Yes sir, dominant caste sir. डोमिनेंट कास्ट बनाएगा। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप सोचोगे मतलब, पावर एंड प्रेस्टीज के केस में भी सर इन्हीं का डोमिनेंस होगा। हम्म। ठीक है? तो इस तरह का, अब जैसे आप डोमिनेंट कास्ट मान लो, आप डोमिनेंट कास्ट का तो कॉन्सेप्ट है, आप सोचो कि अगर किसी मूवमेंट में इफ़ यू आर थिंकिंग यू हैव टू अप्लाई, तो भाई इंटरेस्ट किसका सर्व हो रहा होगा? क्योंकि हमेशा हु विल लीड एनी ऑफ द मूवमेंट, जो डोमिनेंट कास्ट के लोग होंगे वही लीड कर रहे होंगे। जैसे अभी फार्मर मूवमेंट हुआ, तो लीड कौन कर रहा था? कोई तो बंदा था जो जो भी लीड कर रहा था, दे आर फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट, सो दे आर प्रिजर्विंग देयर इंटरेस्ट। ठीक है? यस सर। अगर आप एग्रीकल्चर पे लिखना चाहो, रूरल में कुछ लिखना चाहो, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया था, रूरल पावर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे भी आप सोचो कि डोमिनेंट कास्ट में आप क्या लिख पाओगे। ठीक है? हाँ आशीष। सर ये जो 3 फैक्टर्स है सर डोमिनेंट कास्ट के लिए, लाइक हाँ। ओनरशिप ओवर लैंड एंड हम्म। पॉपुलेशन एंड सर इकोनॉमिक वेलनेस सर। और एजुकेशन, और हाँ। यस सर एजुकेशन। इसमें सर सबसे मेजर रोल सर किस वाले फैक्टर का होता है सर? मेजर इकोनॉमी और इसका है, इकोनॉमी और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का। इकोनॉमी एंड न्यूमेरिकल सॉरी सर, उसी से तो न्यूमेरिकल आपके स्ट्रेंथ। पास, हाँ उसी से आपके पास पॉलिटी आएगा, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा। और उस वो रहेगा तो आप मतलब एजुकेशन वाला तो खैर एक वो है, एस्पेक्ट है, लेकिन मेजर तो वही दो है डोमिनेंट सर कास्ट का। सर अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस के कंसिडरेशन में अगर हम देखें सर, हम कि अगर लाइक 1980s तक या 85 तक सर, तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स एंड द पॉलिटिकल विल्स वर लेड बाय द सर लाइक द लीस्ट numbered caste sir, like basically belonging to the Brahman, Kshatriya or the caste communities sir, like not by the like you are saying like Marathas or like Yadavs and which are numerically in higher number ब्राह्मण sir. वाह्मण तो वैसे भी वो है ना, मतलब ये तो वैसे भी मतलब लीडिंग कास्ट ग्रुप है ना। जैसे आप जो बता रहे हो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब तो वैसे भी लीडिंग कास्ट है। इनको तो डोमिनेंट कास्ट बनना नहीं ना, यादव को बनना है डोमिनेंट कास्ट।
या किसी ओके एरिया में सर। मान लो दलित कोई बनेगा, कोई दलित वाला कोई कास्ट होगा, वो बनेगा डोमिनेंट कास्ट। यस सर। मतलब ये लोग तो वैसे ही मतलब पहले से ही ऊपर थे मतलब। लेकिन आप सोचो कोई मूवमेंट चल रहा होगा, अगर कोई पर्टिकुलर मूवमेंट जैसे पटेल वाला मूवमेंट चला, सो पटेल वाला मूवमेंट वाज़ नॉट, वो कोई तो पटेल बंदा था ना, एक तो जो बंदा कांग्रेस जॉइन कर रहा था या कुछ तो कर रहा था। सो ही वाज़ लीडिंग दैट मूवमेंट। तो वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, लेकिन पटेल तो नहीं है ना, हिंदू मतलब ब्राह्मण और ये सब तो नहीं है ना, नो या सर। छत्री मतलब वो मेजॉरिटी में तो नहीं है ना। बट दे आर हैविंग द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, उनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, दे आर हैविंग द इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का इकोनॉमी उनके पास होल्ड में है। अब भाई अगर वही सारा चीज़ें जैसे हम लोग वो पढ़ रहे थे, जैसे पाटीदार हैं गुजरात के, तो अगर कोऑपरेटिव ही सारा आपके हाथ में है, उस कास्ट के हाथ में सारा कोऑपरेटिव है, देन यू आर रनिंग द होल, मतलब स्टेट का एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इकोनॉमी योर कास्ट इज रनिंग। तो आप कुछ भी बोलोगे तो माना जाएगा ना, कि ब्राह्मण वामण तो वो तो ऊपर हो गया, मतलब वो तो चल ही रहे हैं, मतलब कि ब्राह्मणिक कास्ट हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये लोग तो ऊपर हैं, इनकी बात मतलब वो तो डोमिनेंट कास्ट का क्राइटेरिया है नहीं ना, मतलब कि ये लोग तो पहले से ही कास्ट हायरार्की में ही ऊपर है। लेकिन कौन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन बनेगा डोमिनेंट कास्ट, या कौन होगा डोमिनेंट कास्ट किसी पर्टिकुलर एरिया का, ये सारे क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे वो बनेगा डोमिनेंट कास्ट। ओके सर। ठीक है, तो अब वैसे सोचो मतलब। यस ठीक सर। है, तो हमेशा वो सब एग्जांपल याद रखो, वही पाटीदार वाटीदार और जो भी जाट वगैरह का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा मतलब। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि हाउ डोमिनेंट कास्ट इज अ सोर्स ऑफ संस्कृताइजेशन। तो अब सोर्स ऑफ संस्कृताइजेशन का आपको दो चार बात पता ही है कि भाई कैसे प्रैक्टिस इमिटेट करना है, मतलब प्रैक्टिस इमिटेशन वही तो संस्कृताइजेशन, हाउ इट इज गोइंग टू बी सोर्स ऑफ संस्कृताइजेशन। तो उसमें दो तीन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो याद कर सकते हो कि यादव जैसे लिखा हुआ है, वो आप ध्यान रख के याद कर सकते हो इसमें से। भाई यादव हिस्टोरिकली दे आर बैकवर्ड क्लास, अब जैसे आप बता रहे थे ना कि भाई वो तो ब्राह्मणिक कास्ट है ना, बट यादव आर द बैकवर्ड, वो ओबीसी में आते हैं, यादव कास्ट जो होती यस है। सर। ठीक है, लेकिन ये लोग मतलब डोमिनेंट कास्ट हो गए किसी पर्टिकुलर एरिया के। ठीक है, तो हो इसके बावजूद कि दे आर अ बैकवर्ड कास्ट, पीपल आर ट्राइंग टू अडॉप्ट द कस्टम एंड रिचुअल्स। मतलब ये लोग जो यादव्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे हैव अडॉप्टेड द कस्टम रिचुअल्स ऑफ द हायर कास्ट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टैंडिंग, मतलब अपना ऊपर वो करने के लिए। ठीक है, यस सर। और उसकी वजह से दो सांस्कृतिक प्रैक्टिस जो भी होगी, वो सांस्कृतिक प्रैक्टिस और नेबरिंग एरियाज में फैलेगी, जो ये लोग अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग डोमिनेटेड कास्ट हैं। ठीक है, जो ये लोग करेंगे वो और लोग करेंगे। इसी तरह इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिपेंडेंस में जो आप अगला पॉइंट है उसमें आप देखोगे जो जाट है, मतलब ये लोग डोमिनेंट है लैंड ओनरशिप में, तो दे हैव बिकम अ काइंड ऑफ मॉडल फॉर द संस्कृताइजेशन फॉर द लोअर कास्ट। तो अब कहने का मतलब केवल ब्राह्मणिक कास्ट या केवल क्षत्रिय कास्ट या इस तरह की बड़ी बड़ी कास्ट ही नहीं है जो सोर्स ऑफ संस्कृताइजेशन बन रही है। दीज कास्ट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द सांस्कृतिक प्रैक्टिस बाई इमिटेटिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द हायर कास्ट। ठीक है, यस। या इन्हीं के कुछ कस्टम ऐसे होंगे जो इमिटेट किए जा रहे होंगे बाय द अदर कास्ट। ठीक है, जैसे इसमें एक और वो लिखा है कल्चरल हेजिमनी दे आर प्रोवाइडिंग, जैसे वो तमिलनाडु का जो एग्जांपल लिखा है ना कि गाउंडर्स करके एक वो है तमिलनाडु में, दे आर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट तमिलनाडु में। ठीक है, सो दे आर बिकमिंग अ काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर फॉर द कल्चरल प्रैक्टिसेस, कि व्हाट द कल्चरल प्रैक्टिसेस यू आर गोइंग टू अडॉप्ट। तो जब आपको कल्चरल हेजिमनी का कॉन्सेप्ट जब आप पेपर वन में पढ़ोगे कल्चरल हेजिमनी वगैरह, वहाँ पे भी आप सोचो कि डोमिनेंट कास्ट कौन है। It is not only the state who is going to provide that cultural hegemony, कास्ट भी रोल प्ले करती है, मतलब डोमिनेंट कास्ट भी रोल प्ले करती है इसमें। ठीक है, तो इसी तरह इसमें वो भी लिखा हुआ है कि हाउ द डोमिनेंट कास्ट कैन बी अ बैरियर टू संस्कृताइजेशन। तो अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो आप बस ये सोचो कि व्हाट आर द डिसंस्कृताइजेशन वाला पॉइंट, वही सारा पॉइंट उठा के आप इसमें लिख दो कि हाउ दोज पॉइंट्स आर, हाउ दे आर अपोजिंग द थिंग्स। सिमिलरली इसमें भी होगा। तो वेरियस कास्ट आर देयर हु आर, मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेटेड कास्ट हैं, बट इफ यू आर अ डोमिनेंट कास्ट देन यू कैन रजिस्ट ऑल्सो, यू कैन मेंटेन द स्टेटस क्वो ऑल्सो। ठीक है, इन द सोसाइटी। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है नायर्स, सो नायर्स इज द स्टोरी, मतलब ये भी डोमिनेंट कास्ट है, बट दे आर रजिस्टिंग द अपवर्ड मोबिलिटी
छोटे जो इजावा कम्युनिटी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी अपने मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो कोई तो मूवमेंट है वेयर द इजावा कम्युनिटी इज ऑल्सो देयर ट्राइंग फॉर दैट, मतलब वही टेम्पल एंट्री वाले में शायद है मतलब। तो ये जो नायर्स हैं दे आर नॉट ट्राइंग, दे आर रजिस्टिंग द अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ दीज कास्ट, दे आर प्रिजर्विंग द स्टेटस क्वो एज वेल फॉर द सोसाइटी, कि नहीं चाहते हैं कि वो आके टेम्पल में एंट्री लें या दे आर गेटिंग सोशल प्रिविलेजेस। ठीक है, ठीक सर है। हम्म। सर नायर कम्युनिटी तो खुद सर संस्कृताइज हुई है ना सर, लाइक नायर वुमेन्स का जो कॉन्सेप्ट था सर, जो तो कैसे तमिलनाडु में उसको। सर जो ब्राह्मण, हम्म। सर जो तमिलनाडु में सर जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उनमें सर बेसिकली प्रॉपर्टी डिवीजन को प्रोहिबिट करने के लिए सर छोटे बेटे की शादी नहीं होने दी जाती थी, पर उसके हम्म। लाइक फिजिकल इंडोरमेंट को पूरा करने के लिए उसे अलाउ रहता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी वुमेन्स की, लाइक कम्युनिटी थी उनके वुमेन्स के साथ फिजिकल इंटीमेट होने के लिए, दैट वाज द नायर सर। तो इसकी हम्म। वजह से सर चाइल्ड बर्थ होना कंटिन्यू चालू हुआ, तो दे स्टार्टेड क्लेमिंग द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण सर। हम्म। सर तो अच्छा, ये मतलब संस्कृत, हम्म। तो ये तो भी तो संस्कृताइजेशन ही ना हुआ सर उनका नायर्स का, तो लाइक दे ये वर लोग तो बेसिकली फ्रॉम। संस्कृत, हाँ, तो ये लोग तो संस्कृताइज हो गए, लेकिन नीचे वाले कम्युनिटी को तो ये लोग रोक रहे हैं ना, मतलब टेम्पल एंट्री से या किसी चीज़ों से, जैसे जो इजावा यस कम्युनिटी सर। वहाँ पे है, जो नायर्स वर्सेस इजावा यस चलता सर। है ना वहाँ पे। तो नायर्स अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर हो गए संस्कृताइज, मतलब ये लोग अगर हुए, यस मतलब सर। ठीक है हुए ही होंगे जैसा आप बोल रहे हो, मतलब अगर पढ़े होंगे तो। मुझे वो नहीं पता है कि मतलब संस्कृताइज हुए या नहीं, होते ही हैं, मतलब होते ही होंगे। लेकिन ये लोग तो स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं ना, मतलब ये तो इजावा के अगेंस्ट तो ये लोग वो कर रहे हैं ना, यस सर। तो उनको तो मतलब ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। यस सर। तो ठीक है, अगर आपने पढ़ा है वो चीज़, मतलब जैसा आप बता रहे हो, वो चीज़ मुझे देखना पड़ेगा, वो नहीं पता है मुझे। देख लूँगा, मतलब कि नायर्स खुद होते होंगे, मतलब संस्कृताइजेशन कोई ऐसा वो नहीं है, हुए होंगे कहीं से, मतलब वर्शिप वगैरह करना और जो भी उसका एस्पेक्ट होगा। लेकिन इजावा को तो ये वो नहीं कर रहे हैं ना, दे आर प्रिजर्विंग दैट स्टेटस को विद द अदर कम्युनिटीज। तो ये बैरियर तो है ना फॉर द संस्कृताइजेशन, एज अ यस सर। एज अ कास्ट दे आर प्रोवाइडिंग अ बैरियर फॉर अदर कम्युनिटी टू गेट संस्कृताइज्ड। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें डोमिनेंट कास्ट में बैरियर्स कुछ कुछ लिख सकते हो, इसके इससे रिलेटेड जो एक दो और लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गया संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट हो गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया। एक कॉन्सेप्ट और है इसका, मतलब एक तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कृताइजेशन इन्वॉल्व्स पोजिशनल चेंज इन द कास्ट सिस्टम विदाउट द स्ट्रक्चरल चेंज। तो इसमें इसमें आप मतलब अगर 10 नंबर का आ रहा है तब तो आप कुछ कुछ लिखो, 20 का आ रहा है तो इसमें आप रीज़न भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे 20 का है अगर, तो रीज़न भी बताना पड़ेगा, शायद जब ये आया था तो 10 नंबर का था, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ठीक है, तो पोजिशनल चेंज का मतलब क्या है और स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है? Sir, positional change is temporary in nature and whereas structural change is permanent. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज क्यों लीड नहीं करता है ये, मतलब उसके रीजंस क्या है या क्यों ये नहीं करता है? मतलब उसमें रीज़न लिखे हुए हैं, आप एक बार देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा।
मतलब स्ट्रक्चरल चेंज क्यों नहीं होता है मतलब इसमें? जैसे ये तो आपको पता चल गया पोजिशनल चेंज क्या है और स्ट्रक्चरल चेंज क्या है। ये तो आइडिया है कि भाई पोजिशनल चेंज का मतलब क्या है और स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है। पोजिशनल का मतलब कि जो भी आपकी रैंक है विद इन अ पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम, उसमें एक अल्ट्रेशन हो जाए आपके स्टेटस में। ठीक है, कहने का मतलब इफ़ यू आर अडॉप्टिंग सम कस्टम रिचुअल ऑफ द हायर कास्ट एंड यू आर गेटिंग अ हायर स्टेटस और रिस्पेक्ट इन द लोकल सोशल हायरार्की, आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलने लगा। ठीक है, जैसे मान लो आप जनेऊ पहन लेते हो, मतलब कोई वो है, इफ दे आर स्टार्टिंग टू वेयरिंग दैट, वो सेक्रेट थ्रेड्स पहनने लगे, वो जो भी सेरेमनी होती है वो जनेऊ वाली। ठीक है, एंड इफ दे आर गोइंग टू परफॉर्म सम रिचुअल्स जो केवल हायर कास्ट के लिए हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप का वो करने लगे, सो इन दैट पर्टिकुलर लोकल सोशल हायरार्की ही विल बी गेनिंग अ हायर स्टेटस और रिस्पेक्ट, दैट इज अ पोजिशनल चेंज। ठीक है, जैसे हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि वेजिटेरियनिज्म, वीगनिज्म, ठीक है, कोई सांस्कृतिक रिचुअल पढ़ने लगा, आप कोई किसी की पूजा वूजा करने लगा, सो दोज थिंग्स आर द पोजिशनल चेंज, दोज थिंग्स आर द लाइफ स्टाइल चेंज। ठीक है, तो वही जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है संस्कृताइजेशन का पोजिशनल चेंज में, आप एक बार एग्जाम्पल देखना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आर द पोजिशनल चेंजेस इन इट। बिकॉज ओनली, भाई आप ड्रेस कोड चेंज कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द नेम्स और यू आर चेंजिंग द कल्चरल प्रैक्टिसेस, दोज आर द लाइफ स्टाइल चेंजेस। और मे बी यू आर डूइंग सम रिचुअल्स और वर्शिप। ठीक है, या आप कोई डाइटरी प्रैक्टिस जैसे वीगन कर लिए, वेजिटेरियन कर लिए, दोज आर द एडॉप्शन ऑफ डाइटरी प्रैक्टिसेस यू आर एडॉप्टिंग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल चेंज। जैसे उसमें एग्जांपल लिखा हुआ है क्षत्रिय, मतलब क्षत्रियजाइजेशन होता है, मतलब क्षत्रिय कुछ कास्ट जो है वो क्षत्रिय वाली प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करती हैं। ठीक है, जो क्षत्रिय नॉर्म्स हैं कुछ कास्ट उसकी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अ, जैसे मेनली क्षत्रिय किसको पहले माना जाता था, जो राजपूत होते थे उनको, लेकिन अभी क्या है, जो सिंह वगैरह जो लिखते हैं, सिंह है या और भी कास्ट है, सो दे आर अडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ दिस, तो वो पोजिशनल चेंज है। आप समझ रहे हो, इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे आप कहीं से पूछना, मतलब जनरली कभी इफ़ यू आर गोइंग इन समवेयर और किसी सेरेमनी वगैरह में, इफ़ यू आर आस्किंग समवन जो क्षत्रिय है, मतलब कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, मतलब समथिंग सम, मतलब मैं देखा हुआ है, मतलब दे आर राइटिंग की काइंड ऑफ, पता है श्रीनेत विनेत बोलते हैं अपने आप को। ठीक है, सम सिंह श्रीनेत बगल में लिख लेंगे, सो दैट श्रीनेत वर्ड कम्स फ्रॉम दैट राजपूत वाला सिस्टम, वो श्रीनेत लिखा करते थे। तो वो लोग अपने आप को, मतलब क्या, वो एक मतलब नाम में आप चेंज कर रहे हो, मतलब, लेकिन यू आर नॉट चेंजिंग योर सेल्फ इन द मतलब स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, एज अ क्षत्रिय, एज अ ब्राह्मण और इस तरह का। ठीक है, जैसे शर्मा में बोला जाता है ना, शर्मा में ब्राह्मण हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। सो आर चेंजिंग जस्ट नेम एंड यू आर अडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस एंड यू आर क्लेमिंग टू बी ब्राह्मणिक और यू आर क्लेमिंग टू बी क्षत्रिय। सो दोज आर द पोजिशनल चेंजेस। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस हो क्यों नहीं रहे हैं, मतलब वाई द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर नॉट हैपनिंग, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज होगा क्यों नहीं, मतलब क्योंकि मतलब जब तक सोशल फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी जो है उसमें अगर कोई चेंज नहीं होगा, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एनी इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वो हायरार्की हमेशा बनी रहेगी। सो वाई दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस आर नॉट हैपनिंग, because individual or even the groups are preserving the hierarchy in the caste through various practices। बहुत सारी practices हैं through which we are maintaining the hierarchy in the society। one of the practice is that endogamy वाला जो हम लोग करते हैं। ठीक है, वो होने नहीं देगा, मतलब जनरली नहीं होगा। सो आप देखो, मतलब इंटर कास्ट मैरिज का परसेंटेज ओनली अराउंड 2 और 3% है। मोर देन 96% मैरिजेज आर हैपनिंग इन द, मतलब सेम कास्ट मैरिजेज हो रही है इंडिया में अभी भी। तो अगर इसका परसेंटेज इतना कम है, इसका मतलब वी आर प्रिजर्विंग द हायरार्की। तो आप कुछ भी कर लो, दैट्स वाई द रिचुअल चेंजेस और एनी चेंजेस आर ओनली द पोजिशनल चेंजेस इन द लोकल सोशल हायरार्की। लोकल में आपको दिखेंगे सिंह श्रीनेत लगाते हुए, मतलब मतलब और पूरे उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है,
So that is a preservation of hierarchy. That is one of the reason for the मतलब one of the reason why the Sanskritization is not leading to any structural changes. ठीक है. Similarly, you can think on the continued मतलब discriminations are continuing on the basis of the caste. अभी भी जो आप देखते हो मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग में 98% पीपल आर फ्रॉम द दलित जो कर रहे हैं. So why these kind of these are the systematic discrimination or social inequality which is persisting even आफ्टर 50-70 जो भी मतलब 70 साल हो गए या जो भी आपका वो बन गया. सो अगर अब वो चीज़ें परसिस्ट कर रही होंगी दैट कॉन्टिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन स्टिल परसिस्ट. दैट्स वाई द संस्कृताइजेशन इज नॉट लीडिंग टू एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस. मैंने आपको विलेज एक्सोएमी वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था और ये भी बताया था कि मतलब विलेजेस आर ऑल्सो मतलब मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट. कि अलग अलग विलेजेस छोटे छोटे बन रखे हैं वो भी कास्ट के बेसिस पे बन रखे हैं. दैट कॉन्टिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब इवन ऑन द हाउस लेवल और हैबिटेशन लेवल वी आर मेंटेनिंग अ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. तो अगेन द स्ट्रक्चरल चेंजेस विल नॉट हैपन. आप समझ रहे हो ना. सो दीज आर द रीजन्स जहाँ पे आप 2-4 बातें इस तरह की लिख सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको दिखेगा कि मतलब क्या नाम है changes will not happen in the structure because we are not challenging the birth based stratification. ठीक है. जैसा पैदा जिसमें हो रहे हैं मतलब जिस कास्ट में उसी कास्ट में रह रहे हैं उससे रिलेटेड वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं विच वी आर फॉलोइंग. तो इस वजह से इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है मतलब जनरली नहीं होगा और अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी शायद नहीं होगा लेकिन मतलब कहने का मतलब होता नहीं है. ठीक है. ठीक है. फिर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात मैंने आपको बता दी दैट इज ऑल्सो देयर कि वो परसिस्टेंस सर डिस्क्रिमिनेशन है. हाँ. सर इसमें लीगल रैशनल अथॉरिटी भी मतलब रेस्पॉन्सिबल है सर, क्योंकि मतलब जैसे रिजर्वेशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया है और ये काफी मतलब लॉ में भी, ये डॉक्यूमेंट्स में भी मांगा जाता है, तो मतलब ये री इनवाइग्रेट हर बार मतलब री करता है. तो मतलब ये मतलब सोशल सोसाइटी से तो हट जाएगा पर मतलब पहले मतलब यहाँ से नहीं हुआ मतलब हाँ, हटेगा हाँ, पेपर सही से है, सही. तब तक बहुत जैसे मुश्किल है. जो भी अफर्मेटिव एक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट दैट इज रीइंफोर्सिंग द आइडेंटिटीज ऑफ द कास्ट. ठीक है. तो वो भी हाँ जो आप बोल रहे हो वो भी सही है. मतलब कि जो भी अफर्मेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं बेस्ड ऑन द कास्ट दैट विल मतलब वो रिजिड करते जाएंगे चीज़ों को. मतलब वो रिजिड करते ही जाएंगे मतलब जो परसिस्टेंस था सोशल एक्सक्लूजन का वो रहता रहेगा. ठीक है. क्योंकि अब तो कोई इंसेंटिव नहीं है. इफ यू आर गेटिंग इंसेंटिव एज अ दलित और एज अ एससी और एसटी यू विल रिमेन इन दैट डिसंस्क्रिटाइज्ड मोड. मतलब आप चाहोगी कि आप उसी में रहो मतलब इवन यू विल नॉट चैलेंज द थिंग्स. ठीक है. तो परसिस्टेंस रहेगा मतलब सोशल एक्सक्लूजन का. ठीक है. तो ये चीज़ें मतलब आप मतलब वही जो आप बोल रहे हो तो यू कैन राइट इन द पॉलिटिकल लैक और ब्यूरोक्रेटिक लैक और कुछ भी आप मतलब उसमें लिख सकते हो. ठीक है. तो सही है. इसमें नीचे मैंने लिखा भी है वो कैसे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स तो लिए गए हैं मतलब तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंज लेकिन देखे भी जाते हैं मतलब लाइक आर्टिकल 17 जब लाया गया कहीं कहीं आपको स्ट्रक्चरल चेंज दिखेगा बट इट इज़ नॉट ओनली मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखेगा. कहीं कहीं आपको दिखेगा बट इन द पावर डायनेमिक्स इफ यू विल सी लाइक जो दलित पैंथर्स बहुजन समाज पार्टी जो मैं बता रहा हूँ सो दो बहुजन समाज पार्टी बनी that is a kind of trying to make those changes. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका हुआ पावर पावर एरिना में उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है. सो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज इंक्रीजिंग फॉर द लोअर कास्ट. ठीक है. सो पावर तो शिफ्ट हो रहा है मतलब उस साइड मतलब पावर एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. पावर डायनेमिक्स में इनका सबका से बढ़ रहा है. वहाँ पे आपको दिखेगा बट इट विल टेक अ टाइम मतलब बहुत सारा टाइम लगेगा जिस पे आपको मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे. बहुत टाइम लगेगा उसमें. ठीक है. ऐसे इंटरकास्ट मैरिज वगैरह वाला भी मैंने इसमें लिखा है हाउ द ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ रोल इन दिस. जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस के लॉज बने हुए हैं. इंटरकास्ट मैरिज लॉज हैं. हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है ना उसमें है मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में इट मतलब इट प्रोवाइड अ लीगल मेजर. इट इज़ गिविंग अ रिकॉग्निशन टू द इंटरकास्ट मैरिजेस. ठीक है. तो तुरंत तो नहीं होगा लेकिन हाँ अभी जैसे मैंने बताया 3% 4% हो रहा है बट इट विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद कितना साल लगेगा पता है लेकिन कुछ टाइम लगेगा जब ये बाउंड्री जो है कास्ट की वो ब्लर होती जाएगी ख़त्म होती जाएगी. तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है उसका
पता है उसका नाम भूल गया, तो ब्लरिंग ऑफ कास्ट आइडेंटिटी की बात वो करता है। एक मिनट में देखता हूँ कौन है। हाँ, डिस्क्रीट कास्ट एंड मॉडल हायरार्की आप लिख सकते हो। डिस्क्रीट कास्ट एंड मॉडल हायरार्की, ऐसा पढ़ा है कभी पहले? डिस्क्रीट कास्ट एंड मॉडल हायरार्की नो सर। दीपांकर गुप्ता का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। आप इसको उसमें जब जब हम कास्ट पढ़ेंगे ना, जब कास्ट सिस्टम पे आप आओगे तो उसमें ये मतलब रहता है, मतलब कहीं तो मिल जाएगा आपको। मैं वर्ड लिख दे रहा हूँ, खोजना हो तो आप खोज भी सकते हो। दीपांकर गुप्ता है, उसका ये मतलब कहना है इस तरह का कि आज की सोसाइटी, तो आप ग्लोबलाइजेशन वगैरह का जब आपको लिखोगे या इस तरह का, तो यू कैन राइट दिस थिंग। ठीक है, तो इसके बारे में कभी सुना है, इस वाले चीज़ के बारे में? मतलब ये सुना है कभी किसी ने, मतलब डिस्क्रीट कास्ट और ये कॉन्सेप्ट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये आप मतलब लिख लेना, मतलब वर्ड लिख लेना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट कास्ट, और मतलब नहीं भी पता है तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन डिस्क्रीट कास्ट। और मडल्ड का मतलब समझ, मडल्ड हायरार्की मतलब इट इज़ नॉट अ स्ट्रेटिफाइड, वैसा स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है विच वी आर थिंकिंग। सो एक्चुअली ही इज चैलेंजिंग द व्यूज ऑफ द कास्ट। कास्ट मतलब जैसे क्वेश्चन आया था ना, वो पिछले वाले में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई वेस्टर्न थिंकर्स और इंडोलॉजी में जो एस्पेक्ट था, तो वो लोग कास्ट को कैसे देखते हैं, दे वर थिंकिंग कास्ट एज अ रिजिड, इट इज़ अ इम्यूटेबल और हायरार्कियल सिस्टम है। वो प्योरिटी पॉल्यूशन की बात करते हैं कि दो तरह के चेंज, मतलब दो ही उसमें एस्पेक्ट हैं। बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑन दिस मतलब इंडोलॉजी और इंडियन पर्सपेक्टिव, तो उसमें क्या दिखेगा आपको कास्ट में, कास्ट इज नॉट रिजिड। जैसे संस्कृताइजेशन से आपको दिखता है ना, कास्ट इज नॉट रिजिड, इट इज प्रोवाइडिंग अ इट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द पोजिशनल चेंज थ्रू द संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो वो चीज़ आपको इसमें दिखती है ना कि दे आर नॉट फ्रेमिंग द कास्ट एज अ रिजिड सिस्टम। तो वही उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके जो दीपांकर गुप्ता की स्टडी है, वो यही बोलते हैं कि मतलब डिस्क्रीट कास्ट का मतलब क्या है, ही इज सेइंग दैट कि कास्ट इज डिस्क्रीट, मतलब इट इज़ अ डिस्क्रीट का मतलब इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ऑर्डर्ड हायरार्की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम ऑर्डर्ड। पहले हम लोग क्या, पहले भाई वर्ना मॉडल चलता था, ब्राह्मण टू वैश्य शूद्र, ये ठीक है, इस तरह का चलता था। लेकिन जो दीपांकर गुप्ता इज सेइंग दैट कि कास्ट जो है, इट इज मेजर्ड नाउ अ डेज इन टर्म्स ऑफ द, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ रिलेटिव टर्म। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द लोकल डायनेमिक्स। तो मतलब पैन इंडिया बेसिस पे वो कास्ट नहीं है, मतलब डिस्क्रीट कास्ट इन द सेंस कि कहने का मतलब ब्राह्मण कहीं भाई कश्मीर में कश्मीर पंडित इज नॉट एट द अपर कास्ट वाले उस टाइप पे। मतलब आप अगर आप लैडर में देखोगे तो भाई ओवरऑल इंडिया पे ब्राह्मण शुड हैव ऑन द अपर हैंड, लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह। सो दैट इज अ डिस्क्रीट मतलब सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है वो। ठीक है, समझ रहे हो आप? सो मतलब जरूरी नहीं कि कास्ट बेसिस प्योरिटी है और कास्ट बेसिस ट्रेडिशंस हैं। सो दैट इज अ ऑटोनॉमस और यूनिक इन पर्टिकुलर लोकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कहीं पे वो जो यादव हो रहे होंगे, ठीक है, वो लोकल डायनेमिक्स को ज़्यादा वो कर रहे होंगे, उनका ज़्यादा ऑटोनॉमी होगा। आप समझ रहे हो? तो इट इज़ काइंड ऑफ लोकलाइज्ड। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा, या कभी अपन जब उस पे आएंगे उस वाले चैप्टर पे, तो मैं फिर आपसे बताऊँ, मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा तो आइडिया लग जाएगा। जैसे मॉडल हायरार्की भी वही है, मतलब डिस्क्रीट कास्ट का मतलब तो आप समझिए कि लोकलाइज्ड है। मॉडल हायरार्की का मतलब वही कि अब नाउ इट इज़ ओवरलैपिंग, द हायरार्कीज आर शिफ्टिंग। ठीक है, ये एक ओवरलैप है। मतलब ओवरलैप का मतलब क्या है, ये बोलता है कि इट इज़ नॉट ओनली द कास्ट, मतलब ये बोलता है कि रिचुअल प्योरिटी जो मानी जाती थी ना पहले ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, अब वो रिचुअल प्योरिटी रह नहीं गई कि भाई ब्राह्मण ये कर रहे हैं, क्षत्रिय ये कर रहे हैं। वो जो रिचुअल बेसिस प्योरिटी थी ट्रेडिशनली जो मानी जाती थी कास्ट के स्टेटस में, दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली मतलब सीन इन द
पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। सो ही इज सेइंग दैट वही जो डोमिनेंट कास्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई वेरियस पॉलिटिकल पावर्स, लैंड ओनरशिप, ठीक है, वेल्थ, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं कास्ट हायरार्कीज को अभी के डेट में, ठीक है। कहने का मतलब ये बोलता है कि मॉडल हायरार्की का मतलब कि जैसे अगर कोई वेल्दी बैकवर्ड क्लास की फैमिली है, दैट विल हैव मोर कमांड ओवर अ विलेज देन अ पुअर ब्राह्मण फैमिली। आप समझ रहे हो? मतलब भाई कोई बंदा है वो ओबीसी ही है बोले, लेकिन उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा वेल्थ है उसके पास, सो ही विल बी हैविंग द मोर कमांड इन द विलेज। आप विलेज लोकल कॉन्सेप्ट पे सोचो, लोकल लेवल पे, तो ही विल बी हैविंग मोर कमांड ओवर द ब्राह्मीण फैमिली एज वेल। सो दिस इज द मॉडलिंग ट्रेडिशनल हायरार्की। ट्रेडिशनल हायरार्की में तो ब्राह्मीण को ऊपर होना चाहिए था, बट दिस इज द मॉडलिंग ऑफ द ट्रेडिशनल हायरार्की, ठीक है। ठीक है, तो इसका भी मतलब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये मैं बता भी दूंगा खैर आगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है ना। तो ये कास्ट हायरार्की वाला तो आपको समझ में आ गया कि इतना इतना पता हो गया, और लास्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया। एक ही कॉन्सेप्ट इसका बचा है, तो विलेज स्टडी पे आप लगा लोगे ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म विलेज स्टडीज़ पे, क्योंकि विलेज स्टडीज़ में जब आएगा तो एक एस सी दुबे वगैरह का तो एक दो आपको याद हो जाएगा, बट यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यू हैव टू थिंक ऑन द इंडोलॉजी ऑन द विलेज स्टडीज़। तो भाई इंडोलॉजीज पे चल रहे होंगे तो व्हाट आर द विलेज स्टडीज़ थ्रू द इंडोलॉजी, ठीक है। जो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट अच्छा आपको नहीं बताया, रूरबनाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा इसका। अब इसका एक ही चीज़ रह जाता है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना इसके, और तो कुछ बचा नहीं। संस्कृताइजेशन, नो वेस्टर्नाइजेशन ये सर। आपको पता लग गया, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पता लग गया, और क्या बचा? और तो कुछ है नहीं इसका। हाँ, अब एक इसका वो है कि वर्टिकल सॉलिडेरिटी एंड हॉरिजेंटल सॉलिडेरिटी। तो ये वर्ड लिख सकते हो आप, वर्टिकल सॉलिडेरिटी एंड हॉरिजेंटल सॉलिडेरिटी। इसमें मैंने क्वेश्चन दिया नहीं है, मतलब उसमें है नहीं क्वेश्चन, बनाया नहीं था, लेकिन आप लिख लो कि वर्टिकल सॉलिडेरिटी एंड हॉरिजेंटल सॉलिडिटी। अब इस सब का वेस्टर्नाइजेशन का आपको यूज समझ में आ गया पेपर 2 में, इसका भी समझ में आ गया, संस्कृताइजेशन का, इस सब का समझ में आ गया। अब ये आप वर्टिकल सॉलिडिटी, हॉरिजेंटल सॉलिडिटी, ये सुना है कभी? वर्टिकल सॉलिडिटी और हॉरिजेंटल सॉलिडिटी का मतलब क्या है? सुना है कभी आपने, मयंक आपने या किसी और ने? नहीं सर, सुना तो नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल सॉलिडिटी क्या बोलता है कि वर्टिकल सॉलिडिटी का मतलब इंटरकास्ट जो सॉलिडेरिटी है। तो वर्टिकल का मतलब इंटरकास्ट, हॉरिजेंटल सॉलिडेरिटी का मतलब इंट्राकास्ट सॉलिडेरिटी, ठीक है। तो इंटरकास्ट सॉलिडेरिटी अब आपको समझ में आ जाएगा, इंटरकास्ट और इंटर। वर्टिकल सॉलिडेरिटी का मतलब कि इट अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट कास्ट इन हायरार्किकल सिस्टम। ये इंटरकास्ट सॉलिडेरिटी को बोलता है वर्टिकल सॉलिडेरिटी, ठीक है। अब ये सॉलिडेरिटी किसके बेसिस पे होगी? दैट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, दैट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल्स, दैट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। किसी के भी बेसिस पे वो हायरार्की मेंटेन हो सकती है, वर्टिकल सॉलिडेरिटी मेंटेन हो सकती है, ठीक है। जैसे जजमानी सिस्टम जो था, ठीक है, दैट जजमानी सिस्टम वाज ऑन द बेसिस ऑफ, दैट वाज द सॉलिडेरिटी, दैट इज अ वर्टिकल सॉलिडेरिटी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड सर्विस बेस्ड रिलेशनशिप, ठीक है। भाई मैं इकोनॉमिक और सर्विस बेस्ड, ये तो जजमानी तो सबको पता ही होगा। तो जजमानी में क्या था भाई? इकोनॉमिक और सर्विस बेस्ड रिलेशनशिप था। आई एम प्रोवाइडिंग समवन फूड, समवन इज गिविंग सर्विस टू मी, सो दैट इज अ जजमानी सिस्टम, ठीक है। जो लैंड ओनिंग क्लास थी, अपर क्लास थी, दे आर रिलाइंग ऑन द लोअर कास्ट फॉर द एग्रीकल्चरल लेबर। एग्रीकल्चर लेबर वो लोग आके करते थे, ये लोग उसको खाना वाना देते थे। तो दिस इज अ जजमानी सिस्टम। तो आपको दिख रहा है ना, इकोनॉमिक के बेसिस पे दिस इज द सॉलिडेरिटी बिटवीन द इंटर कास्ट, वेरियस कास्ट में इंटर कास्ट में सॉलिडेरिटी है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सॉलिडेरिटी, ठीक है। तो वर्टिकल सॉलिडिटी समझ में आया। जैसे रिचुअल के बेसिस पे अगर देखा जाए, तो रिचुअल के बेसिस पे अपर कास्ट क्या है? मतलब अपर कास्ट इज रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ द लोअर कास्ट फॉर सम रिलीजियस और सोशल फंक्शंस। जैसे अभी भी भाई शादी में ब्राह्मण ही तो जाते हैं पृष्ठ बन के, सो दैट इज अ वर्टिकल सॉलिडिटी। भाई किसी, मान लो आप किसी छोटे कास्ट में शादी हो रही होगी, किसी भी कास्ट में शादी हो रही हो, ठीक है, बट इन दैट मैरिज फंक्शन हु इज गोइंग टू परफॉर्म दैट रिचुअल? तो आप समझ में आ रहा है ना कि रिचुअल बेसिस पे भी सॉलिडिटी हो सकती है, इकोनॉमिक बेसिस भी हो सकता है, इवन द सोशल इंटरेक्शन कैन बी द पिलर फॉर सस्टेनिंग दैट वर्टिकल सॉलिडिटी। वर्टिकल मतलब इंटर कास्ट लिंकेजेस, इंटर कास्ट सॉलिडिटी,
ठीक है, तो ये आपको सोसाइटी में अभी भी दिखेगी भाई। जैसे जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्रेड सेरेमनीज, सेक्रेड जो सेक्रेड सेरेमनी होती है वो सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती है, जनेऊ वाला जो होता है, राइट। सो बार्बर्स होते हैं ना, बार्बर्स कम्युनिटी के लोग, दे आर गोइंग इन दैट सेरेमनी और वही वही बाल वाल हटाते हैं, होता है ना ऐसा। सो प्रीट्स, तो ये सब क्या है, दीज आर द रिचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑन द कास्ट। ठीक है, दीज आर द रिचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑन द कास्ट, बी इट ऑफ किसी भी कास्ट के हो, यू विल बी रिचुअली डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ। जजमानी तो अब चला गया, जजमानी पहले जो अभी भी चलता है ऐसे, जैसे वो चलता है अधिया, लोग देते हैं अधिया, अधिया चलता है, मतलब मेरे साइड तो चलता है और कहीं पता नहीं क्या है, ठीक है। सर तो इस तरह का चलता है जजमानी, उधर पहले चलता था। सो रिचुअल इंटरडिपेंडेंस आपको समझ में आया, रिचुअल इंटरडिपेंडेंस कैसे है। आप कोई भी यस सर रिचुअल सोचो, इन दैट यू विल बी थिंकिंग, यू विल बी गेटिंग अ सम ऑफ द सोशल फंक्शन फ्रॉम सम ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट ओनली। ठीक है, जैसे ब्राह्मी नहीं होगा जो जाके वो पूजा पाठ कराएगा आपका, शादी वादी जो भी होगा, ठीक है। या किसी और रिचुअल में आप सोच लो, जैसे मैंने एक सेक्रेट थ्रेड वाला बना दिया, उसमें बार बार होता है। ऐसे एक होता है नाउ कास्ट होती है, मतलब वही नाउ ही तो बोलते हैं उनको। वो जाते हैं, यस सर मतलब दे नाउ आर हैविंग, हाँ वो शादी में जाते हैं, दे आर हैविंग सम फंक्शंस लाइक कि मतलब कुछ तो होता है उनका, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। मतलब हर मैरिज में आप देखोगे कि हर पर्टिकुलर लड़की के साइड से कोई आ रहा होगा, लड़के के साइड से कोई आ रहा होगा। जैसे मैं अभी अटेंड किया था एक में, तो ऐसा ही है, मतलब उनके साइड से कोई बंदा आ रहा है पर्टिकुलर कास्ट का, ही इज डूइंग सम फंक्शन, सो दैट इज अ रिचुअल डिपेंडेंस, दैट इज अ रिचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑन द कास्ट, दिस इज द वर्टिकल सॉलिडरिटी। समझ में आ गया आपको ये वर्टिकल सॉलिडरिटी का इसका कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसका है हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी। हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी का मतलब क्या है, देयर इज अ हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी मतलब इंट्रा कास्ट सॉलिडरिटी। इंट्रा कास्ट सॉलिडरिटी मतलब इट रिफर्स, मतलब ये बोलता है कि horizontal solidarity is a sense of unity or identity or a cooperation among individuals within the same caste। ये इंट्रा कास्ट है तो सेम कास्ट होगा, ठीक है। यस सर तो इसका कोई एग्जांपल आप सोच पाओ तो। सर पॉलिटिकल पार्टीज जो बनती है ऑन द कास्ट लाइंस, जैसे बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी हॉरिजेंटल कैसे हो गया, मतलब सेंस ऑफ यूनिटी और एंटी और कॉपरेशन अमंग द इंडिविजुअल्स होना चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है, अब तो पार्टी में तो अलग अलग कास्ट के लोग भी आते हैं, तो आप उस पे लेवल पे मत जाओ, ठीक है। मतलब आप बोला बोला जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑन द कास्ट बेस्ड पंचायत, कास्ट के बेसिस पे पंचायत बैठती है, तो पंचायत में जो 5 बंदे होते हैं वो सेम कास्ट के होते हैं, दे आर दे आर शेयरिंग सेम कस्टम, सेम ट्रेडिशंस, दे हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी, दे हैव द कोऑपरेशन एंड दे आर फ्रॉम द सेम कास्ट। समझ रहे हो आप। यस सर खाप पंचायत लाइक खाप पंचायत, तो खाप आप जो आप लगाओगे दैट इज अ हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी। ठीक है, आप पॉलिटिकल पे भी लगा सकते हो लेकिन आपको दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे आप बोलो कि इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ दलित, मतलब आप दलित मूवमेंट को चलाना चाह रहे हो, तो दलित मूवमेंट चल रहा होगा तो केवल दलित होंगे उसमें, ठीक है। तो दैट पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैन बी द हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी और इंट्रा कास्ट सॉलिडरिटी, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा, मतलब कहीं भी दिख जाएगा, मतलब इंट्रा कास्ट सॉलिडरिटी आपको दिख जाएगा। इवन यू कैन थिंक ऑन द हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी इन द मैरिजेस, फेस्टिवल्स में भी आपको दिख जाएगा सेम कास्ट के लोग किसी चीज़ के लिए, मैरिजेस के लिए भी आपको दिख जाएगा सेम कास्ट के लोग, वेरियस जो कल्चरल इवेंट होते हैं, तो दिस इज द हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, मतलब ठीक है। तो अब जब भी आपको लिखने को आए तो आप यस ये सर सोचो कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या जो भी और चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट या उसमें और भी जो आप पेपर 2 में कहीं-कहीं देखते हो, सो हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द वर्टिकल सॉलिडैरिटी या हॉरिजेंटल सॉलिडैरिटी, क्या इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कॉन्सेप्ट तो आपको पता लग गया कि क्या कॉन्सेप्ट है, अब आप सोचो कि आप लगाओगे कहाँ, मेन तो वो है ना, लिखने के लिए आएगा 10 नंबर तो लिख ही दोगे, लेकिन हॉरिजेंटल वर्टिकल सॉलिडैरिटी कहाँ आपको, एक तो दिख रही है, तो दिख रही है तो दिख ही रही है। मैंने आपको कई जगह बता ही दिया कि इन द किनशिप सिस्टम यू कैन सी द वर्टिकल इवन द हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी आपको दिखेगी किनशिप में। किनशिप तो पूरा हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी है ना, तो आपको दिखेगा हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी इन द किनशिप सिस्टम। तो आप वर्टिकल सॉलिडरिटी भी सोचो कहाँ कहाँ से, मैंने 1-2 आपको बता दिया, और भी आप सोच सकते हो। फिर आप सोचो हाउ इट इज़ गोइंग टू, मतलब
कहाँ पे आपको ये दिखता है जहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी में आप देखो कि डेमोक्रेसी में कहीं डेमोक्रेटाइजेशन से कुछ हो रहा है क्या इस पे, तो वहाँ पे 1-2 पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का, इतने ही कॉन्सेप्ट इसके हैं जो हैं मतलब एम एन श्रीनिवास के, ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें मतलब, और तो कोई क्वेश्चन है नहीं ऐसा इसमें डिस्कस करने वाला, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो अगर आप लोग तो लिख पाओगे, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कुछ भी हो आप आराम से लिख दोगे। बस क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की और 2-4 वर्ड पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो जितना मैं बता दिया यही सब वर्ड है, यही सब इतना ही कहानी है एम श्रीनिवास का। अब ए आर देसाई पे करते हैं अगला। ए आर देसाई और उसमें 2-4 और हैं। ए आर देसाई में कुछ है नहीं, ए आर देसाई में बस आपको ये पता होना चाहिए था फेजेस ऑफ सोशल, मतलब बैकग्राउंड ऑफ सोशल नेशनलिज्म में फेजेस हैं उसके, 4-5 फेज बताता है, तो 5 फेज आपको पता होने चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और उसमें 1-2 और मैं नए नए थिंकर जोड़ दूंगा, जो 1-2 थिंकर और हैं। ओके सर। ठीक है, फिर तो संडे या मंडे फिर उसका भी रख के ख़त्म कर देते हैं, तो आपका थिंकर सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है फिर, ठीक है फिर, बाय। गुड नाइट सर। सर हाँ सर ये कल जो ऐसे का डिस्कशन है, हाँ इसमें टॉपिक वो वही वाला था ना लास्ट वीक जो हम लोग मैथमेटिक्स द म्यूजिक ऑफ रीजन पे फिर से लिखने को सोचे थे। हाँ, लास्ट वाला, हाँ वो आपको लिखना है पूरा, पूरा लिख लिया है। हाँ सर वो लिख लूँगा मैं, कल लिख लूँगा। वो मैं कंफर्म कर रहा था कि लास्ट वीक मैं अवेलेबल नहीं था ना, तो क्या पता कुछ हुआ हो तो मैं कुछ मिस तो नहीं। नहीं उसमें जाता है, लास्ट में मैं गया नहीं था, किसी ने लिखा नहीं था, तो कल ये वाला कर लेंगे मतलब। और नया टॉपिक जो हैप्पीनेस वाला है वो है, मैं उस पर थोड़ा सा मतलब देख के बता दूंगा कैसे उस पर हैप्पीनेस वाले पे, जो संडे अब है ना, आज तो शायद फ्राइडे है, तो संडे सर को। ऐसे का सेशन तो संडे को है ना सर? हाँ वही संडे को है, कल नहीं है, परसों है ना वो। ठीक तो है, परसों तक आप लोग लिख भी लोगे, और परसों मैं हैप्पीनेस वाला जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कि कैसे लिखेंगे, राइट, मतलब ठीक है वो सर, ओके बस उतना ही है। ठीक है, सही है, ओके ठीक है, सर, बाय। थैंक यू, बाय।